This was one of the worst experiences in my life in Germany. Okay, 6 साल में ये इतना चूतियापा कभी नहीं हुआ मेरे जिंदगी में इधर। 4 दिन में सिर्फ ब्रेड जैम बटर यही चीजों पे जिया मैं बस। वेडनेसडे के शाम को मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिला फाइनली। हेल्थ केयर इन इंडिया इज फार फार सुपीरियर टू कंपेयर टू जर्मनी। ओके, हाँ, मतलब तो 30,000 से 32,000 रुपए एक महीने का तू इंश्योरेंस कॉस्ट भर रहा है। क्योंकि स्विट्जरलैंड में तुम्हारा स्टार्टिंग सैलरी जो है इट इज ऑलमोस्ट 70 to 80% हायर देन द स्टार्टिंग सैलरी ऑफ एन एवरेज मास्टर्स ग्रेजुएट इन जर्मनी। तो लोग जो है जर्मनी में रहते हैं, स्विट्जरलैंड में काम करते हैं, स्विट्जरलैंड को टैक्सेस भरते हैं और इधर सिर्फ रहने के वास्ते रेंट देते हैं। देयर आर लॉट ऑफ सोशल बेनिफिट्स लाइक यू हम्म। कैन नेवर गो ब्रोक इन जर्मनी। लाइक गवर्नमेंट विल हैव अ सेफ्टी नेट फॉर यू एट एवरी टाइम। अरे ध्रुव रेड्डी तो बोलता था कि भाई जर्मनी जन्नत है। ठीक है, ऐसा है कि भाई मतलब वो हम लोग वो इंडिया। वो वो भाई करेगा यार। उस वो तो इधर ऑलमोस्ट 7-8 साल से रह रहा है। ओके, जर्मन गर्लफ्रेंड है, ऑब्वियसली वो पॉजिटिव चीजें ही बोलेगा। ओके, जर्मनी के फेवर में। ओके, आई एम टॉकिंग अनफिल्टर्ड ऑनेस्टली। सो हेलो एवरीवन, पहली बार मैं यहाँ पे पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आज मेरे साथ एक गुरु, और वो जर्मनी में रहता है। हम दोनों साथ में एक्चुअली पढ़ाई किए हैं जर्मनी में। हम लोग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग स्टडी कर रहे थे। अभी मैं फिलहाल तो आयरलैंड में हूँ, पिछले 4.5 साल से मैं आयरलैंड में हूँ। और गुरु लेकिन अभी भी जर्मनी में है। सो जर्मनी में मेरा तो 1 साल का पर्सनल एक्सपीरियंस है ही। ठीक है, लेकिन जर्मनी में गुरु को ऑलमोस्ट 5.5 साल हो चुका है अभी। तो उसका उसने काफी जगह डिफरेंट जगह पे रह चुका है, तो उसके बारे में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन में दूंगा। लेकिन बेसिकली आज का जो एपिसोड होने वाला है ये हम लोग थोड़ा बकचोदी टाइप का करेंगे। तो कन्वर्सेशन काफी लाइट होने वाली है। और हम लोग बेसिकली बात करेंगे जो डाउन साइड है लिविंग इन जर्मनी। तो गुरु अपने बारे में थोड़ा बता दे, तो क्या करता है वहाँ पे, मतलब जर्मनी में क्या कर रहा है। हाँ हाँ, सो लाइक मेरा फ्रेंड बोला है सूरज, मेरा नाम गुरु है एंड आई वर्क इन जर्मनी। अब 2.5 साल से इधर काम कर रहा हूँ। अभी एक ब्रेक लिया हूँ 1 महीना। नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ से मेरा नया जॉब शुरू होने वाला है। थोड़ा रिलैक्स मार रहा हूँ अब मैं। सो मैं भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ा हूँ इधर जर्मनी में। अब अभी जर्मनी में ये मेरा छठा साल है। इट्स आई बीन लिविंग हियर सिंस 6 years. So that's all to say about me as an introduction. बट भाई अब तू बोल, क्या क्या टॉपिक पे बात करें। हाँ अरे बात तो करेंगे, लेकिन तू अभी पहली बात बता, तू अभी कौन सा सिटी में है। पहले तो फ्राइबुर्ग में था, अभी कौन सा सिटी में आया है। हाँ, कोई नहीं। हाँ, पहले पहले आखन में था। आखन में पढ़ाई करी मैंने और उसके बाद फ्राइबुर्ग को पहला जॉब के वास्ते शिफ्ट हुआ था और उससे अब न्यूरेमबर्ग को आ गया। सो आखन जो है इट इज इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ जर्मनी। लाइक इट इज लाइक आई डोंट नो, मोस्टली लाइक हरियाणा और समथिंग फॉर इंडिया। मतलब बेल्जियम और नेदरलैंड्स के पास ही है ना, मतलब 3 कंट्री पॉइंट काइंड एग्जैक्टली। ऑफ। हाँ, नेदरलैंड्स, बेल्जियम और जर्मनी का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है उसके उससे 50 किलोमीटर दूर में आखन है बेसिकली। और उधर वो नॉर्थ वेस्ट है और वो नॉर्थ वेस्ट से मेरा जॉब के वास्ते मैं फ्राइबुर्ग को आया। फ्राइबुर्ग जो है साउथ वेस्ट है। इट इज एग्जैक्टली 60 किलोमीटर आई थिंक फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ स्विट्जरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। तो मैं 60 किलोमीटर जाऊंगा बस से तो मैं स्विट्जरलैंड में एंट्री मार लूंगा, या नहीं तो बगल में फ्रांस में भी एंट्री मार सकता हूँ। तो मतलब फ्राइबर्ग में रह के लोग फ्रांस में भी जा सकते हैं, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में भी जाके जॉब कर सकते हैं, ऐसा है। सारे जर्मन्स, ऑलमोस्ट बहुत सारे जर्मन्स का यही ड्रीम होता है कि उन लोगों को इधर स्विट्जरलैंड में जो लोग फ्राइबुर्ग में रह रहे हैं एटलीस्ट, ओके, उनका ऐसा करियर पाथ ऐसा होता है कि वो लोग फ्राइबुर्ग में रहते हैं और स्विट्जरलैंड में काम करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम आर लाइक आईटी डेवलपर्स एंड ऑल। सो उनको पैसा बहुत मिलता है इसकी वजह से, क्योंकि स्विट्जरलैंड में तुम्हारा स्टार्टिंग सैलरी जो है इट इज ऑलमोस्ट 70 to 80% higher than the starting salary of an average master's graduate in Germany. तो 70 to 80%, मतलब तो बोल रहा है स्विट्जरलैंड में ज्यादा सैलरी है। हाँ, से फॉर वाह। एग्जांपल किसी को 50,000 यूरो आ रहे हैं इधर मास्टर्स ग्रेजुएट बन के ग्रॉस सैलरी। सेम चीज उधर उसको 80,000 यानी तो 90,000 यूरो मिलता है स्विट्जरलैंड में। तो लोग जो है जर्मनी में रहते हैं, स्विट्जरलैंड में काम करते हैं, स्विट्जरलैंड को टैक्सेस भरते हैं और इधर सिर्फ रहने के वास्ते रेंट देते हैं। तो उनको लाइक से फॉर एग्जांपल हाथ में जो आता है 50,000 यूरो के बंदे को 2,200 मिलता है हाथ में। और उसका रेंट जो जाता है फ्राइबुर्ग। फ्राइबुर्ग इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव सिटी भाई। म्यूनिक
म्यूनिक के बाद हैम्बर्ग है, हैम्बर्ग के बाद आई डोंट रिमेम्बर, बट फ्राइबुर्ग इज इन द टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन जर्मनी। फ्राइबुर्ग तो पता भी नहीं है लोगों को, ऐसा है। फ्राइबुर्ग भाई कितने ही लोगों को पता ही है। एक्चुअली बहुत लोगों को, बहुत जर्मन्स को फ्राइबुर्ग को मूव करना है, क्योंकि दैट इज आल्सो नोन एज द मोस्ट सनीएस्ट सिटी इन जर्मनी। सबसे ज्यादा अच्छा। धूप उधर ही आता है। तो और उधर से स्विट्जरलैंड भी बहुत पास है, तो इसलिए ऐसे ही कार राइड मार के चले जा सकते हैं 200-300 किलोमीटर, ऐसे ज्यूरिख को चले जा सकते हैं, जेनीवा को चले जा सकते हैं, इंटरलाकेन को चले जा सकते हैं। बहुत अच्छे से साइट सीइंग प्लेसेस है स्विट्जरलैंड में, वर्दी ऑफ विजिटिंग। तो इसीलिए और तू लोग, रेंट कितना दे रहा था, रेंट कितना दे रहा था ये बता, भाई जर्मनी में? मैं भाई सिटी के सेंटर में रहता था। मेरा रेंट जो है 37 स्क्वायर मीटर्स, बोले तो 370 स्क्वायर फीट के वास्ते एक स्टूडियो अपार्टमेंट है। किचन इंक्लूडेड है, बाकी कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। ओके। रेंट कितना बता, तू रेंट कितना बता। रेंट जो है 940 यूरोस था, वार्म रेंट। उसके मतलब ऊपर, इलेक्ट्रिक बिल, हाँ, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाईफाई मेरे को खुद भरना था इसके अंदर। इलेक्ट्रिक बिल कितना आता था तेरा महीने का, ऐसे वो 40 यूरो कुछ है, 40-50 यूरो आता है महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल। वाईफाई का तो बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि इंडिया से कंपेयर करें तो बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। 100 एमबीपीएस, 250 एमबीपीएस विल गो एनीवेयर फ्रॉम 40 to 55 यूरो पर मंथ बिल वाईफाई का। कितना एमबीपीएस? 100 to 250। 100 to 250 एमबीपीएस स्पीड है? हाँ। भाई 100 250 एमबीपीएस कुछ नहीं होता है भाई। इंडिया में आज के डेट पे जियो फाइबर का जो लोएस्ट प्लान है वो भी 100 एमबीपीएस होता है, ठीक है। और हाँ। स्मॉल बहुत अच्छा स्पीड में आता है भाई। और यार, इधर, और उधर इंडिया में दिन का 1.5 GB मिलता है जियो के प्लान से। ओके। वो फ्री तो डेटा। मोबाइल वाला है। हाँ, नहीं नहीं, वो मोबाइल तो वाला। मोबाइल। और इधर जो है सेम चीज। ओके। महीने का 3 GB के वास्ते तो 10 यूरो पे करना पड़ता है। ओके, बहुत ज्यादा दस, एक्सपेंसिव मतलब महीने का 3 जीबी 5G या 4G डाटा? है। डिपेंड्स ऑन द फोन बेसिकली। अच्छा, मतलब जर्मनी में अभी तक हर जगह 5G नेटवर्क नहीं आया है, राइट? नहीं नहीं नहीं। तो बेसिकली या तो तू 4G पे है, तू 4G नेटवर्क पे 3 जीबी डाटा एक महीने के लिए तू लेता है, और उसका प्राइस है 1,000 रुपये, राइट? बेसिकली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, हाँ। मतलब लाइक दिस, लाइक इंडिया में 2 दिन में उतना डाटा लोगों को मिलता है। और कॉस्ट शायद 600 700 रुपए कुछ होता है, राइट? हाँ। जियो या वोडाफोन कुछ भी ले लो, ठीक है। तो 600 700 रुपए में तुम्हें मतलब इंडिया में अगर मैं इसका इक्विवेलेंट कंपैरिजन करूंगा, तो बेसिकली इंडिया में जो डाटा प्लान्स है, मतलब मोबाइल जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, यानी 18 या 20 हजार रुपए पड़ जाता अगर वही चीज जर्मनी में तेरे को यूज एग्जैक्टली। करना है। मतलब एग्जैक्टली। और इंटरनेट स्पीड जो है वो भी बहुत बहुत खराब है। मतलब आयरलैंड में ऐसा है कि मेरा 500 एमबीपीएस है, मतलब इंटरनेट स्पीड। और मेरा प्राइस है 40 to 50 यूरो जैसा वाईफाई जो बहुत जी चीप है मतलब एक्चुअली तुम्हारे फाइव वास्ते। फाइव। हाँ, आयरलैंड में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है कंपेयर टू जर्मनी। और उस हिसाब से तो मैं बोलूंगा कि भाई इंटरनेट का जो स्पीड और जो प्लान्स है वो सही है। मतलब इंडिया में भी, मतलब अगर 500 एमबीपीएस का जियो का तुम प्लान लोगे तो इससे सस्ता तो आएगा, बट ठीक है, इट्स स्टिल लाइक 30% चीपर होगा इंडिया में। लेकिन आयरलैंड में तो ठीक है, हम्म। मैं बोलूंगा कि वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन जर्मनी में इट्स नॉट वर्थ इट, लाइक सेम सेम 500 एमबीपीएस जो है मुझे इधर ऑलमोस्ट 80 या 90 यूरो पड़ेंगे, ऑलमोस्ट 10,000-9,000 रुपए इंडिया के हिसाब 80 या 90 यूरो, वाह। से। हाँ। अरे ध्रुव रेड्डी तो बोलता था कि भाई जर्मनी जन्नत है। ठीक है, ऐसा है कि भाई मतलब वो हम वो अपने इंडिया। वो वो भाई करेगा यार, वो तो इधर ऑलमोस्ट 7-8 साल से रह रहा है। ओके, जर्मन गर्लफ्रेंड है, ऑब्वियसली वो पॉजिटिव चीजें ही बोलेगा। ओके, जर्मनी के फेवर में। ओके। आई एम टॉकिंग अनफिल्टर्ड ऑनेस्टली। उसको इधर लाइफ सेट हो गया, कंफर्टेबल हो गया, यूट्यूबर है, अच्छा फेम है, पॉपुलैरिटी है, पैसा नहीं, आ रहा है। हाँ, यू- उसने उसका खुद का मास्टर्स किया है। ओके, ऑल ऑल रेस्पेक्ट फॉर ऑल दैट, बट आई डोंट थिंक इज थ्राइविंग ऑफ हिज जॉब। ओके, ही इज प्राइमरीली मेनली इनटू, यू नो उसका एक ग्रुप सेट हो उसका गया है। जॉब नहीं है शायद, आई डोंट थिंक उसका और अभी कोई जॉब है। वो शायद सिर्फ यूट्यूब यूट्यूब से ही कमाता है। और मुझे तो लगता है पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग करते हैं। वो बोलता है तो, वैसे तो पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग नहीं करते हैं, सही बट बोल रहे सबको मालूम है वो कहाँ क्या करता है उसके हैं। बारे में।
भाई ओके। ध्रुव राठी का जर्मनी जो है, ठीक है, मतलब मैं जर्मनी का मतलब ऐसा है कि मेरे बहुत सारे जर्मन फ्रेंड्स हैं, ऐसा नहीं है, मतलब जर्मनी में बहुत चीज अच्छा है। मेरे को बहुत सारा चीज जर्मनी के बारे में पसंद है, मैं ऐसा नहीं है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट कि देख, मैं जितना ट्रैवल किया हूँ मेरे को ऐसा लगता है हर कंट्री का एक पॉजिटिव साइड है, हर कंट्री का एक नेगेटिव साइड है। और चीजें ना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, मोस्ट थिंग्स आर लाइक ग्रे। ठीक है, मतलब तेरे को भी यही लगता है क्या, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव में जर्मनी में क्या, मतलब तू बोलेगा दो पॉजिटिव बता दे, दो नेगेटिव बता दे, मतलब उसके बाद फिर हम डिटेल में जाएंगे, बात करेंगे, बकचोदी करेंगे, तेरा एक्सपीरियंस। अभी मैं आता हूँ न्यूरेमबर्ग वाला एक्सपीरियंस पे आता हूँ थोड़ा, इसलिए तेरे को कट कर दिया। चल, दो हाँ पॉजिटिव हाँ। दो नेगेटिव। ओवरऑल देखा जाएगा तो जर्मनी में दो पॉजिटिव जो है, एक जो है फ्री एजुकेशन है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो है फ्री एजुकेशन देते हैं, यूनिवर्सिटीज मास्टर्स बैचलर्स सब कुछ फ्री है बेसिकली। सो सिर्फ बाडेन व्युर्टेम्बर्ग एक स्टेट है जर्मनी में, टोटली 19 स्टेट्स है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 19 या 16, 16 है सर। 16 सॉरी या 16 हम्म। स्टेट्स है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें से सिर्फ एक जो स्टेट है बाडेन व्युर्टेम्बर्ग, उसमें ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटीज फी चार्ज कर रहे हैं। दूसरे स्टेट्स में आई थिंक चेंजेस अभी ला रहे हैं, थोड़े थोड़े यूनिवर्सिटीज में फीस इंट्रोड्यूस करने में, पर अभी भी बहुत सारे स्टेट्स जो है फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑफर करते हैं। दैट्स अ वेरी गुड एडवांटेज। इवन इफ यू डोंट हैव मनी, you just need to get into the university and sustain your own living expenses. But if you can handle that much, your education is free. तो तुमको कोई ट्यूशन फी नहीं रहेगा, सेमेस्टर का कुछ फी रहेगा, लाइक जैसे इंडिया में भी सेमेस्टर फीस यानी तो एग्जाम फीस भरते हैं ना सेमेस्टर में, ऐसे सेमेस्टर के वास्ते एक बार कुछ दो 300 यूरो भरना पड़ेगा, बस दैट्स नॉट दो मच। तीन से 200-300 यूरो, मतलब मैं ऑडियंस के लिए बता दूं, अगर कोई देख रहा है इंडिया से ना, तो पता नहीं ये कितना लोग देखेगा। अगर आप यहाँ पे मतलब जर्मनी में मास्टर्स या बैचलर्स कर रहे हो, इवन लाइक इंजीनियरिंग फील्ड में, लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो भी है, तो आपको पर सेमेस्टर का जो फीस है वो 30,000 रुपीज तक जा सकता है। मतलब आप जैसे इंडिया में आप मास्टर्स 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर, राइट? तो 4 सेमेस्टर का जो फीस है, जो यूनिवर्सिटी चार्ज करता है, वो 1,20,000 है। चार मतलब पूरा 2 साल का, मतलब सेमेस्टर के वाइज 30,000। और बैचलर्स का अगर मैं कंपेयर करूंगा तो पूरा 8 सेमेस्टर का जो बैचलर्स है वो है 2,40,000, मतलब 8 सेमेस्टर का। और मुझे लगता है कि इंडिया में जितना भी मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस वो लोग एक सेमेस्टर में 2,40,000 का चार्ज करते हैं। दैट्स ट्रू या। इवन आईआईटीज में अभी फीस बहुत बढ़ चुका है। मैं जब पढ़ रहा था उस टाइम कुछ 1 लाख था, अभी तो और भी बढ़ चुका है, मतलब पर सेमेस्टर। तो मतलब टेक्निकल एजुकेशन अगर इंडिया में कर रहे हो, तो बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, जर्मनी विल बी चीपर। बस कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है जर्मनी में, वो आपको मैनेज करना है। तो डेफिनेटली एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के मामले में मैं ये बात मैं जरूर एग्री कर सकता हूँ, जर्मन मॉडल इज हाँ। वेरी गुड। इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव है, उस हिसाब से अगर तुम इंजीनियरिंग की बात करोगे तो जर्मनी इज वेरी अफोर्डेबल। हाँ, और हाँ बता बाकी दूसरा एडवांटेज। वो एक पॉजिटिव है। दूसरा क्या है, देर आर लॉट ऑफ सोशल बेनिफिट्स, लाइक यू हम्म। कैन नेवर गो ब्रोक इन जर्मनी, लाइक गवर्नमेंट विल हैव a सेफ्टी नेट फॉर यू एट एवरी टाइम। तुम अगर जर्मनी आओगे, यू विल सी वेरी रेयरली होमलेस पीपल, लाइक जो लोग स्ट्रीट्स पे रह रहे हैं, उनका पूरा सस्टेनेंस जो है, जैसे भिखारी होमलेस पीपल बहुत कम देखोगे, बहुत ज्यादा कम देखोगे। मोस्टली फाइंड इट इन ईस्ट जर्मनी या बर्लिन में तुमको ज्यादा मिलेंगे ऐसे लोग। पर बाकी के पूरे जर्मनी में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हेल्प कर देता है, पुलिस लोगों को उठा के लेके जाके उनके शेल्टर्ड होम्स में डालता है। सो सब कुछ गवर्नमेंट टेक केयर कर लेता है। सो यू डोंट हैव टू हम्म। वरी कैसे आएगा, किधर से आएगा पैसा एंड ऑल। ओके, एज लॉन्ग एज you are earnestly working hard and then ask the government for help in worst case scenario, government will even help you as a foreigner also। तो ये फॉरेनर्स के लिए भी बेनिफिट्स है, मतलब अगर फॉरेनर्स के तू है। मतलब मान ले अभी तू अनएम्प्लॉयड हो गया, ठीक है, मतलब मान ले तेरे को कंपनी ने अभी ले ऑफ कर दिया 2 महीने के लिए, हाँ 3 महीने के लिए, तो जॉब ढूंढ रहा है, तो हाँ, तेरे को बेनिफिट्स मिलेंगे, तो of जैसे course इंडियन मिलेंगे। सिटीजन। If you have worked for 1 year and have paid all your taxes properly, a part of your whole tax, actually the income tax is here 42%। Okay, so अगर साल का 50,000 बोलेंगे, so महीने का वो ऑलमोस्ट 4,000 आएगा। so 4,000 में से ऑलमोस्ट 1,600 चले जाएगा टैक्सेस में, इट्स ऑलमोस्ट 42%। ओके, हम्म। सो सिर्फ 2,400 हाथ में आएगा, वो 1,600 में ये इनकम टैक्स, सोशल टैक्स
एंड अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स सब कुछ रहता है ये पूरे। तो अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स जो है एक स्मॉल परसेंटेज तुम अगर एक साल पे करोगे, एक साल काम करोगे, अपना टैक्सेस पे करोगे, तो एक साल के बाद इवन इफ यू गेट लेड ऑफ यू आर eligible for unemployment money. So unemployment money is typically 60% of the money that you typically receive at the end of taxes per month. So if you are receiving 2400 euros a month, 60% of that is 1440 or something. So 1440, yeah, 1440, yeah, 1440 euros तुमको from the month of your unemployment you will get till the point that you're employed. Once you're employed, then these benefits will stop. And of course, that also has something to do with the visa. अगर तुम blue card पे हो, blue card is a special type of work visa only for skilled employers. Skilled employees. So अगर तुम blue card पे हो तो तुमको 3 महीने का extension मिलेगा जॉब चले जाने से एक नया जॉब ढूंढने के वास्ते। ये 3 महीने तुमको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम पीआर पे हो, परमानेंट रेजिडेंस पे हो, तो घंटा फर्क पड़ता है। तुम कितना भी महीने तुम जॉबलेस रहोगे, तुम ढूंढ सकते हो, और वो टाइम पे यू विल बी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ए जर्मन सिटीजन। द ओनली डिफरेंस बीइंग यू कैन नॉट वोट एग्जैक्टली इन द यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शंस, अच्छा। बट you can you are eligible to receive all the social benefits and the unemployment money during the PR phase when you are unemployed also. Okay. मतलब ये तो मतलब मतलब ब्लू कार्ड में सिर्फ 3 महीने के लिए तुम जब तक जॉब ढूंढ रहे हो तब तक तुम्हें मिलेगा, और बाकी टाइम में तुम्हें जितना मतलब ये तो इंसेंटिव नहीं हो गया, मतलब कि नॉट टू वर्क। तुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग इसका मिसयूज करेंगे? होता है, इसीलिए मतलब सर्टेन गवर्नमेंट, पीरियड तक तो मतलब बिठा के खिला सकता है, बट ऐसा नहीं लगता कि हाँ, है ना, होता है, पर इसीलिए गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट चेक्स करता है। एक्चुअली तुम्हारा पूरा डेटा जो है कॉन्फिडेंशियली प्रोटेक्टेड रहता है, बट इट विल बी स्कैन व्हेन यू अप्लाई फॉर सच काइंड ऑफ बेनिफिट्स एंड ऑल। यू नीड टू गिव देम द yes to actually go through your personal data, your transactions, bank statements, everything, what you are spending your money on, what you're not spending, and you have to update them regularly, how and when you are actually searching for your job, and what kind of interviews you have given, kitna progress hua, and if you are lacking in some department, they will identify that and give you training also for free कि ये skills पे तुमको improve करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। तो you have to put up requests for that. So when you do actually apply for such kind of benefits, then you are giving a free hand to the government to access your personal data and keep strict tabs on you. Many people try to misutilize these benefits, so that's why government is very strict even providing benefits when you apply for in the first place. मतलब एक दो तो ले ही लेता हूँ ना ऐसे फ्री का। हाँ। ऐसा तो नहीं है ये कि अगर गवर्नमेंट अगर मतलब इतना भी देखो, चेक अगर करेगा। अगर 1 2 3 महीना तुम ले रहे हो बेनिफिट, कोई ज्यादा चेक्स नहीं होते, एक्चुअली इट्स फाइन। पर वो एक्सटेंड हो रहा है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, तब गवर्न देन इट विल सेंस ओ सम ही इज डूइंग समथिंग, ओके, सम बुलशिट, या। हम्म। तो या। चलो ये हो गया दो पॉजिटिव्स, वन इज द सेफ्टी नेट, वन इज द गुड एजुकेशन सिस्टम और अफोर्डेबल एजुकेशन सिस्टम। चलो ये बात मैं मानता हूँ, जर्मनी में जब फ्रीबीज एंड ऑल दैट, आई एम ए पर्सनली आई एम नॉट ए प्रो फ्रीबी काइंड ऑफ पर्सन। मैं मानता हूँ कि एक सेफ्टी नेट थोड़ा सा रहना चाहिए, बट इट्स नॉट समथिंग जैसे तूने बोला कि कोई पीआर पे है तो लंबा टाइम तक भी बेनिफिट्स क्लेम कर सकता है। प्रॉब्ली दैट्स नॉट समथिंग आइडियल। हाँ, 3 4 मंथ्स आई पर्सनली बिलीव कि हाँ एक सपोर्ट तो रहना ही चाहिए। बट एनीवेज आई थिंक दिस इज स्टिल अ गुड पॉइंट, दोनों गुड पॉइंट है। अब बताते हैं, अब आते हैं मेन टॉपिक, ठीक है? अब होगा जर्मनी का प्रॉपर खुलासा, ध्रुव राठ इज पैराडाइज। मैंने दो तुमने दो नेगेटिव्स भी पूछे थे एक्चुअली। हाँ अभी तो चालू होगा ना नेगेटिव, अभी दो नेगेटिव से चालू होगा, फिर 10 भी जा सकता है। अब चलो दो नेगेटिव पे चलो, बताओ। एक नेगेटिव ये है कि सोशल लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, तुमको जर्मन बोलना पड़ेगा, तुमको एक सर्टेन लेवल ऑफ जर्मन आना पड़ेगा। माय रिकमेंडेशन फॉर द व्यूअर्स, एटलीस्ट B1 to B2 सीख के आना है जर्मनी को। ओके, ऑल्दो इवन इफ योर कोर्सेस आर और नॉट इन इंग्लिश, डजंट मैटर। इफ यू वांट अ सोशल लाइफ, थोड़े बहुत फ्रेंड्स बनाने हैं, ओके, इधर लोकल्स के साथ भी फ्रेंड्स बनाने हैं, दूसरे दूसरे कंट्रीज के लोगों के साथ भी फ्रेंड्स बनाना है, तो जर्मन सीख के आओ, क्योंकि सारे दूसरे कंट्री के लोग भी इंग्लिश बात नहीं कर पाते। एक कॉमन मीडियम हो जाता है जर्मन, तो इसीलिए।
especially European countries से जो आते हैं, you get Spaniards, I mean Spaniards, and you get Finnish people, Swedish people, you get the Dutch people, French people, बहुत सारे लोग आते हैं, उन लोगों को इंग्लिश ज्यादा नहीं आता है, वो लोग खुद के लैंड्स के लैंग्वेजेस पे they are more proficient, so they also learn German and come, so it becomes a common medium for talking. So learn German at least B1 to B2 and then come here. That's the best practice. So you won't have much social life. Basically, Germans are very, especially if you want to befriend Germans, right? I am 28 years old. तो मेरे एज के और मेरे एज से ऊपर के जो जर्मन्स हैं, जो 30 35 साल के लोग जैसे जर्मन्स है ना, वो लोगों को थोड़ा बहुत अपना मिलेनियल और पोस्ट जेन पोस्ट बूमर, यानी तो हाँ पोस्ट बूमर का थोड़ा बहुत रिजर्वेशन है उनके पास माइंड में, हम्म। तो इसीलिए वो फॉरेनर से थोड़ा अलग रहते हैं थोड़े टाइम तक, ओके। हम्म। बट इफ यू टेक इनिश बिकॉज वैसे है ना, बहुत लोगों से बात भी कर चुका हूँ, मैं पूछ भी चुका हूँ क्यों क्यों है ऐसा कल्चर, तो वो बोलते हैं कि it is not that we are racist or something. It's because that we don't want to say anything to you which will actually offend you in some way. And already world has a very bad impression on our history. So we don't even want to talk about our history. So we tend to stay away because it keeps us out of all the problems. करके मेरे को बहुत बार लोग भी बोले हैं। तो मे बी सम पर किधर पर एक पॉइंट पे तो आइस ब्रेक करना पड़ेगा, सो एज ए फॉरेनर आई थिंक इट इज बेटर इफ यू टेक द स्टेप फॉरवर्ड, इंट्रोड्यूस देम टू योर कल्चर, इनवाइट देम टू योर होम एक दो तीन बार, सो दैट वो आइस ब्रेकिंग जब हो जाएगा ना, उसके बाद Germans also tend to gradually warm up faster. और इधर हम्म। वो पहला नेगेटिव है, सोशल लाइफ बहुत डिफिकल्ट रहेगा फ्रेम करने के वास्ते, पहले 6 महीने तो बहुत डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि तुमको इतने सारे कल्चर शॉक्स लगेंगे, क्योंकि लोग बोलेंगे भाई तू मेरा यूनिवर्सिटी का कोलीग है, ओके, लोग कोई फ्रेंड्स नहीं बोलते, ओके। उधर हम्म। इंडिया में क्या है, I'm very used to having a good friend circle in India, and ऐसे लोगों से बात करना, randomly strike up करना conversations, it's normal for me. पर इधर तुम स्माइल भी करोगे रोड पे लोगों को जब आ रहे, से ऐसे गुड मॉर्निंग बोल के एंड ऑल, लोग बहुत वियर्ड देखेंगे, ओके। बहुत बहुत कम लोग रहेंगे जो एक्चुअली रिटर्न ग्रीट करेंगे, दिल थिंक क्या हाँ, क्या ये क्या बात क्या क्या चाहिए you इसको, don't ऐसा क्यों think स्माइल करते हाँ they will think either you want to get some benefits or you are just weird, right? I think जर्मनी में थोड़ा स्पॉन्टेनियस कल्चर नहीं है, मतलब लोग इतना स्पॉन्टेनियस नहीं है। मैं पर्सनली भी मेरा वही वही एक्सपीरियंस रहा है, जब हम लोग वहाँ पे थे, हमारे दोस्त वगैरह थे, तो मतलब हमें कहीं अगर मिलना भी होगा या फिर हमें मान लो वीकेंड्स में हम लोग प्लान बनाते हैं कि हमें बिलियर्ड्स खेलने जाना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मतलब हम 2 दिन पहले फ्राइडे नाइट को डिसाइड किए और सैटरडे को बिलियर्ड्स खेलने चले गए, नहीं ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। आपको कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले आपको सबसे बात करना है, उनका टाइम बुक करना है, मतलब 4 बजे, मतलब 4 बजे आना है, ठीक है, ऐसा नहीं हाँ कि मतलब आपको लगेगा कि फ्रेंड्स है भाई, 5-10 मिनट इधर उधर हो गया क्या प्रॉब्लम हो जाता है, राइट? लेकिन यहाँ पे लोग टाइम, मतलब टाइम पे आ जाएंगे और 3:55 में आ जाएंगे। 4 बजे से 6 बजे आपने मान लो बुक किया है, यू हैव टू प्लान इट आउट। उसके बाद अगर आपने डिनर का भी प्लान किया है, ठीक है, तो यू हैव टू प्लान इट आउट, 6 से 9 बजे तक डिनर करना है, और वो भी आपको रेस्टोरेंट वगैरह 2 हफ्ते पहले से बुक करके रखना है किधर जाना है। तो बेसिकली एक स्पॉन्टेनियस नेचर होता है ना, जैसे मतलब हम लोग गए कुछ किए, उसके बाद मूड नहीं हुआ खाने को, मान लो हमें कुछ और खाने को मन हुआ, बर्गर खाने को मन हुआ, रेस्टोरेंट नहीं जाना है, ठीक है, ये सब स्पॉन्टेनिटी इतना नहीं है जर्मनी में जितना मैंने नहीं ऑब्जर्व किया। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है एक्चुअली। या सो इट्स लाइक थोड़ा मैकेनिकल है लाइफ, बहुत ज्यादा रोबोटिक है जर्मनी में। Well, दैट्स आई थिंक। I mean, from one perspective, some of the viewers may think कि okay, that is very efficient way of living, okay, but वो living नहीं है, okay, living is more having to do with spontaneity, like ऐसे spur of the moment पे भाई ये करेंगे करके, I mean, it's not just about spontaneity, it takes the meaning of living out of life, it is mostly surviving, okay। तुम एक शेड्यूल बनाओगे, सिर्फ उसी के साथ स्टिक करो, इट इज गुड if you are doing that in your professional life, personal life में भी वही करोगे, so there's no difference anymore, okay, that's what I mean। everybody's time is valuable, I understand, okay। थोड़े लोग बोलेंगे अरे एग्जैक्ट टाइम पे आना चाहिए क्योंकि दूसरे लोगों का टाइम वैल्यूबल है and all,
बट भाई ये पर्सनल स्पेस है, तू मेरा फ्रेंड है, ओके, इतना तो अंडरस्टैंडिंग में एक्सपेक्ट करता हूँ भाई, 5-10 मिनट तो लेट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर बहुत बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। अगर 4 o'clock बोले तो ये लोग आएंगे 3:45 को, ओके, विच इज गुड, ओके, इफ यू आर एक्चुअली अटेंडिंग ए बिजनेस मीटिंग, ओके। या पर या काफी फॉर्मेलिटी हो जाता है फ्रेंडशिप में भी, फॉर्मेलिटी मतलब फिर तो तुम ओपन अप भी नहीं हो सकते हो, तुम्हें लगेगा कि भाई मैं ये चीज बोल दूंगा तो ये ऑफेंड हो जाएगा, ये सब चीजें और और, मतलब और खुद अगर तुम दस दोस्ती। मिनट लेट और अगर तुम 10 मिनट लेट हुए ना, वो लोग नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, 5 मिनट वेट करेंगे, हाँ चले जाएंगे, मतलब आई हैव अदर हाँ, थिंग्स टू डू बोल के चले जाएंगे बस। दिस इज नॉट लाइक तो फ्रेंडशिप थोड़ा बिल्ड करना डिफिकल्ट है, यू हैव टू बी इन देयर टर्म्स, राइट, तो ठीक है, या चलो ये हो गया डाउन साइड की सोशल ए, लाइफ एक एक स्किल्स में। नेगेटिव एक नेगेटिव है, दूसरा क्या है? ओह माय गॉड, डिजिटलाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी, पेपर वर्क, अरे ये तो हो गया, भाई। देख तीन चीज तुमने बोला। एक चीज पूछा था, अब मैं बता रहा हूँ ना, धीरे धीरे खुलेगा भाई। ठीक है, तेरा फ्रस्ट्रेशन में बात कर रहा था टेलीफोन में, चलो आज पॉडकास्ट में सब बोल दो। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, फिर बोला पेपर वर्क, चलो एक वो क्लब हो गया, एक टाइप का चीज है। फिर है डिजिटलाइजेशन, ये हो गया एक, तो तीन हो गया नेगेटिव। चलो ब्यूरोक्रेसी पे बात करो। इनके इतने ज्यादा प्रोसीजर्स है, और भाई जर्मन्स इतने आलसी है, आई डोंट नो, दे, भाई, उनको एक ऑफ्ट्राग ऑफ्ट्राग मींस ए असाइनमेंट, ओके, अगर उनको कोई काम मिलता है, तो ये लोग उस काम को शेड्यूल करेंगे, ये वो टाइम पे करेंगे, ओके। आई मीन, आई डोंट नो क्या होता है ऑफिस में, उनके ऑफिसेस में, पर जब तक, जिधर तक मैं देखा हूँ अपने ऑफिस में, जब जब तक मैं देखा हूँ, तो हमारा क्या है ना, इवन इफ यू ट्राई टू एक्ट इमीडिएटली, हमारा इतना पेपर वर्क रहता है, ओके, अभी भी लोग फाइल्स एक्चुअली बना रहे, पेपर पेपर प्रिंट कर रहे, उसको साइन कर रहे, लोगों के पास ले जा रहे डेस्क पे, उधर साइन करवा रहे एंड ऑल। तो उधर डिजिटलाइजेशन को कोई एस्पेक्ट ही नहीं है। एमएनसीज को निकाल दो, एमएनसीज में भी ये हो रहा है पार्शियली, ओके, बट एमएनसीज हैव मैसिवली perform digitalization procedures in my domain, okay, but even in other domains also, they are undertaking digitalization what we already had in India 5 years ago. अच्छा, अरे एक बात बता ना, यहाँ अभी भी फैक्स यूज होता है जर्मनी हाँ, में। एग्जैक्टली, फैक्स भाई फैक्स नंबर सब। फैक्स कौन यूज करता है भाई अभी आज हाँ, के डेट में? मैं अपने लाइफ में कभी फैक्स यूज नहीं किया हूँ। जर्मनी में लोग फैक्स करते हैं भाई। हाँ भाई, सही ये मालूम है। ये थोड़ा तो मेरे वियर्ड को है मेरे लिए तो। फैक्ट्स छोड़ो भाई, अभी भी लोग एप्लीकेशंस, एक्चुअली जॉब एप्लीकेशंस भी प्रिंट करके लेटर्स में ड्राफ्ट करके भेजते हैं कंपनीज को, एड्रेसेस को, ओके, ये भी हो रहा है आजकल, अभी भी हो रहा लिंक्डइन है। कितना लिंक्डइन पॉपुलर नहीं है क्या इतना? लिंक्डइन पॉपुलर नहीं है, एक और पॉपुलर है, जिंग करके, XING, वो जो है जर्मन लिंक्डइन के जैसे है, ओके। इट्स लाइक 60-40 40% आर ऑन लिंक्डइन, 60% आर ऑन जिंग, ऐसे है। और जैसे मैं बोल रहा था, ब्यूरोक्रेसी, पेपर वर्क एंड डिजिटलाइजेशन, सो ब्यूरोक्रेसी क्या है, बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स रहते हैं, चीजों को चेंज करवाने, लाइक से फॉर एग्जांपल मुझे PR अप्लाई करना है, अभी अप्लाई कर चुका हूँ मैं, ओके। तो PR अप्लाई करने के वास्ते मुझे एक बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेडी करना पड़ेगा, और उसको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा मुझे, और वो बंदा मेरे को एक अपॉइंटमेंट देगा, वो कितना टाइम, 2-3 महीने के बाद का अपॉइंटमेंट देगा बंदा, क्योंकि उनके यहाँ स्टाफ नहीं है, ओके। वो क्योंकि वो लोग सब कुछ इतना ज्यादा चेक करते हैं, ओके। आई अंडरस्टैंड व्हाई दे चेक आल्सो, इट्स एक्चुअली फॉरेनर्स एप्लीकेशन एंड ऑल, ओके, बट ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो ना भाई, ओके। वो जॉब में आने के वास्ते भी उस बंदे को 3 साल का हाउस बिल्डिंग करना पड़ेगा, और 2 साल का प्रोबेशन करना पड़ेगा, उसके बाद वो फुल टाइम, लाइक उसको फुल टाइम एम्प्लॉय ऐसा बनाएंगे, ओके। और उसके बाद जो है, वो तब वो एक्चुअली ऑफिशियली जो प्रोसेसिंग करना है मेरे डॉक्यूमेंट्स का, तब वो कर सकता है बंदा, ओके। तो लोग वो डोमेन में भी जाने के वास्ते 5 साल पढ़ना है। ओवर ट्रेनिंग बेसिकली, जितना जरूरत है उससे ज्यादा ट्रेनिंग देना। अंडर स्टाफिंग तूने बोला, एक अंडर स्टाफिंग, ये मैं बोलूंगा एक पॉइंट। और दूसरा चीज है, अगर स्टाफ कोई रिक्रूट भी करते हैं, उनको जो ट्रेनिंग देते हैं, दैट प्रोसेस इज वेरी स्लो। इवन मतलब एक चीज तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे जर्मनी में जो मास्टर्स है, जनरली जैसे मैं आयरलैंड में मास्टर्स या यूके में अगर आप मास्टर्स करते हो, दैट इज जस्ट 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर। इंडिया में 2 इयर्स मास्टर्स है।
बाकी आप यूएस में नेदरलैंड्स वगैरह जाओगे, फ्रांस में जाओगे, दैट इज 2 इयर्स मास्टर्स, राइट? 4 सेमेस्टर्स, 2 इयर्स मास्टर्स। और यूएस में लोग 16 17 मंथ्स 18 मंथ्स में भी मास्टर्स खत्म कर देते हैं। लेकिन जर्मनी का जो एक ट्रेंड मैंने देखा कि जनरली स्टूडेंट्स टेक 3 इयर्स ऑन एन एवरेज टू हाँ, कंप्लीट मास्टर्स। इजीली इजीली, हाँ। ये ये इसलिए क्योंकि एक चीज जो है, जैसे मैंने बोला, पहला पॉजिटिव, एजुकेशन फ्री है। तो कोई प्रेशर नहीं रहता है एजुकेशन को जल्दी खत्म करने के वास्ते। एंड एज लॉन्ग एज यूर स्टूडेंट, यू कीप गेटिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट बेनिफिट्स, ओके। तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस कम है, ओके। तुमको बहुत सारे आउटलेट्स पे, रिटेल आउटलेट्स पे स्टूडेंट बेनिफिट मिलता है आईडी कार्ड दिखाने पे। और ट्रैवल करने में भी तुमको सेमेस्टर टिकट नाम की एक चीज मिलती है, जिससे तुम अपने पूरे स्टेट में सारे रेलवेज एंड बसेस में फ्री में तुम ट्रैवल कर सकते हो सेमेस्टर के वास्ते। और तुमको डीबी डीबी इज लाइक द ऑफिशियल, आई डोंट नो, इंडियन रेलवे, इंडियन इंडियन डॉइच रेलवेज, बहन, डॉइच इंडियन बहन, या रेलवेज का इक्विवेलेंट या है डॉइच बहन, या। it's a government company basically for running railways। तो डीबी का जो है, उसका टिकट्स भी तुमको एक्चुअली चीप में मिलेंगे, तो इतने ज्यादा स्टूडेंट बेनिफिट्स है। और तो इसीलिए लोग जो है, दे विल डू इट एट देयर ओन पेस, देयर इज नो प्रेशर, ओके। हाँ, करेंगे भाई, छोड़ो, क्या ही ये 3 सेमेस्टर भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और this is not the only reason. The other reason is people do a lot of internships over here, voluntary and mandatory internships करते हैं, and they work as working students also। और तुम typically 4 to 5 subjects रहते हैं per semester, okay, and you can choose which subjects you want to give exam for, which subjects you don't want to give exam for। So अगर तुमने ये semester में 4 5 सब्जेक्ट्स के सिवाय सिर्फ 2 चूज करे, you will have lot more freer time। तो वो फ्री टाइम हम्म। में तुम ये इंटर्नशिप्स कर सकते हो, या नहीं तो तुम पैसे कमा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हम्म। सो हम्म। सेमेस्टर तो यूनिवर्सिटी को कोई लिमिट नहीं है, तुम इतना ही टाइम में खत्म करना है करके मास्टर्स। टिपिकली बोलते हैं 2 साल का कोर्स है, पर लोग 5 साल भी कर सकते हैं, इट्स फाइन, चलेगा। अरे हमारे बैच में तो कितना टोटल 17 18 स्टूडेंट्स थे, कितना था टोटल? आई थिंक 15 थे, 15 16 थे बस। 15 16 थे। 15 16 में देख, मतलब मैं 2 साल में कंप्लीट किया। मेरे को तो करना था क्योंकि मेरा एक साल जर्मनी था, दूसरा आयरलैंड था। तूने कितना, 2.5 साल में या 3 साल में? मैं 3 साल में खत्म, क्योंकि तू मुझे मुझे इंटर्नशिप करना था, और वो हम्म। मैंडेटरी इंटर्नशिप था। और उसके बाद हम्म। थीसिस भी कंपनी में ही करा, मैं एक कंपनी में, तो हम्म। हम्म। इसीलिए हो गया, टाइम हो तो गया। टाइम लेके क्या मतलब, थीसिस तो 6 मंथ्स था कि तेरा 1 साल लिया, कितना लिया थीसिस के लिए? सो थीसिस के वास्ते ऑफिशियली 6 मंथ्स लिया हूँ, पर अनऑफिशियली 8 महीने लिया हूँ, तो 8 महीने। ऐसे और है। विशाल कितना साल टाइम लगा उसको ग्रेजुएट करने? विशाल एक हमारा दोस्त है, अच्छा हाँ, उसने विशाल कितना भी टाइम लगा? सेम सेम बैच है, तो उसने तो सेम मेरे जैसे, लाइक उसने थ्री अगस्त इयर्स में खत्म कर लिया, मैं सितंबर में खत्म किया हूँ। अच्छा, तो मोर और लेस 3 इयर्स, राइट? 3 इयर्स। हाँ, हाँ। लाल कितना लिया, 4 5? कितना वो ला, तो पढ़ाई था लाल ला, लाल लाल ने 2 साल में खत्म कर दिया, पर उसने स्ट्रगल किया बीच में। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू फाइंड अ जॉब। सो हम्म। ही गॉट अ जॉब फाइनली, आई थिंक ही इज इन म्यूनिक राइट नाउ। अच्छा, उसने 2 साल में खत्म किया था। हाँ, हो गया। और बाकी कुछ था ना, कोई मलेशिया से बंदा था, वो 4 साल 4.5 साल पढ़ा था। नसरीन भी शायद 3.5 4 साल में कंप्लीट किया, नहीं, ऐसा ही। नसरिन में 2.5 साल में, नसरिन ने 2.5 साल में खत्म कर दिया। और उसने, उसका तो हस्बैंड है नोटरडेम में, तो नेदरलैंड्स में है उसका हस्बैंड, तो उसके साथ चली गई और उधर रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट हो गई, कोई बायोमेडिकल कंपनी में ही, मेडिकल मेडिकल डिवाइस कंपनी में। तो हमारा ज्यादातर लोग, मतलब हमारे बैच में 3 इयर्स में कंप्लीट किया, राइट? हाँ, थ्री, दो से लेकिन दो से तीन साल के बीच में। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, लेकिन जो पिछले बैच के थे, हमारे बैच के नहीं, पिछले बैच के थे जो हमारे साथ कोर्सेज ले रहे थे, उसमें से कुछ लोग मैंने जानता हूँ कि वो 4 साल में कंप्लीट किए हैं। 4 साल में ऐसा भी किए, है। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ, तो टेक्निकली मतलब तो ठीक है। तो एक चीज ये है कि लोग टाइम लेके अपना कर रहे हैं बस। तो हाँ। इट्स नॉट सरप्राइजिंग टू सी स्टूडेंट्स इन थर्टीज स्टडिंग मास्टर्स, लाइक जैसे आयरलैंड में आई हैवंट सीन एक्चुअली, लाइक hardly people who are doing master of science, I'm not MBA or anything, like master of science डिग्री वगैरह कोई 30s में है, ऐसा तो नहीं मैंने देखा। ठीक है, ज्यादातर लोग अपना 20s में अप, होते हैं।
अपना बंदा था ना अपने क्लास में, एक बंदा जय। येंस करके एक जर्मन था। उसने आई थिंक 12 साल 13 साल मिलिट्री में, एयरफोर्स में सर्व किया, और उसके बाद आके उसका मास्टर शुरू किया। वो 35 साल या हम्म 36 साल का था वो टाइम पे। उसका ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी, और उनके उनके बच्चे भी थे। एक बच्चा था आई थिंक वो टाइम पे। मास्टर्स हम्म कर रहा था बंदा हम्म इजीली। और पर उसका अलग केस है, क्योंकि उसने रिटायर किया है मिलिट्री से। उसको मिलिट्री बेनिफिट्स भी मिलते हैं एक्चुअली, तो उसको उधर से हम्म पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट से। ऐसा अपने आप को हम्म सस्टेन किया उसने। अभी वो हम्म। म्यूनस्टर म्यूनस्टर में कोई यूनिवर्सिटी में आई थिंक इज आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और समथिंग। आईटी सिस्टम मैंने वो तो अच्छा था, मतलब हमारे बैच में वो तो अच्छा पढ़ रहा था, आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कैसे? I don't know. I don't know. I think life takes you in different directions. Okay. I really honestly don't know. उसने उधर अपना अच्छा। थीसिस किया है आई थिंक। उसने वही यूनिवर्सिटी ऑफ मिनिस्टर में अपना थीसिस किया, आईटी के ही डोमेन में। और उधर से आईटी विद बायोमेडिकल थोड़ा बहुत रिलेटेड किया है बंदे ने। और उसके बाद ही वेंट ऑफ प्योरली इनटू आईटी। ओ अच्छा, आईटी में पैसा ज्यादा है इसलिए शायद चला गया होगा। दैट्स ट्रू। दैट्स वेरी आ, ट्रू। आ, ठीक है चल। ये तो बात हो गई यूनिवर्सिटी में, Like, डाउन साइड्स में ब्यूरोक्रेसी और पेपर वर्क की बात कर like रहे I थे was हम। telling you, ब्यूरोक्रेसी इतना कॉम्प्लिकेटेड। एक एग्जांपल है कि तुम अगर फॉरेनर्स ऑफिस में अप्लाई करते हो वीजा के वास्ते, यानी तो ब्लू कार्ड के वास्ते, पीआर के वास्ते, वो लोग टाइम लेते हैं प्रोसेस करने के वास्ते, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी यू आर इन। तो अगर तुम एक छोटा गांव में हो और उधर भी एक फॉरेनर्स ऑफिस है, तो तुम आज अप्लाई करोगे तो कल अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी नहीं है जो तुम्हारे अलावा उस गांव में कोई भी नहीं है जो रहने वाला है, जो इतने सारे एप्लीकेशंस करते हैं। बट व्हेन यू गो टू बिगर सिटीज लाइक आई डोंट नो कोलोन, और मे बी स्टूडेंट सिटीज लाइक आफिन, यानी तो इधर न्यूरेमबर्ग को भी, यानी तो फ्राइबुर्ग में, प्रोसेसिंग टाइम्स आर इंसेनली हाई। ओके। तो इट्स लाइक इट टेक्स एटलीस्ट 6 to 8 months टू गेट योर वीजा। तो अपॉइंटमेंट राइट? या फ्रॉम भाई यू। सिक्स टू मतलब 6 to 8 months में तेरा रेसिडेंस कार्ड एक्सपायर भी हो सकता है, एग्जैक्टली। एंड दे वो डोंट केयर। हाँ, no, they don't care. I mean, they'll give something called fictional certificate, which is saying that this guy has applied to this. Okay, he's already eligible for this period of time. So until he gets this card, then this is still valid. That's it. 6 to 8 months ब्रो इज टू मच, लाइक यू नो। I know. इतने लेट लेट अपॉइंटमेंट चलता है। अच्छा चल, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वाला, तेरा जो फ्रस्ट्रेशन है, अभी तो न्यूरमबर्ग शिफ्ट हुआ है, ठीक है। 4 दिन तो बिना इलेक्ट्रिसिटी का रहा है, ठीक है। 4 दिन। इंडिया हो गया है 100% इलेक्ट्रिफाइड, ठीक है, ऑफिशियली। पता नहीं 24 घंटा पावर आता है कि नहीं आता है, लेकिन ऑफिशियली इंडिया में हर गांव में आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी है। और तू जर्मनी में बिना पावर का 4 दिन रहा है, ठीक है। सो उसके बारे में बता क्या हुआ बेसिकली। Okay, this was one of the worst experiences in my life in Germany. Okay, 6 साल में ये इतना चूतियापा कभी नहीं हुआ मेरे जिंदगी में इधर। Okay, and I think it's exception case, but I don't know. It still is horrible. Okay, it shouldn't ever happen in a developed country. तो हुआ ये कि मैं सैटरडे के दिन लास्ट वीक एक्चुअली इधर मूव हुआ ये अपार्टमेंट में। ओके, फ्राइबर्ग से। तो सैटरडे के दिन के शाम को मैं मूव हुआ, ऑलमोस्ट 5-5:30 के वो टाइम पे इधर मूव हुआ मैं। सब कुछ सामान वामान अपार्टमेंट के अंदर ला लिया, सब कुछ सही था। जाता हूँ और मैं चार्जर कनेक्ट करके स्विच ऑन करता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं है अपार्टमेंट में। मैं बोलता हूँ क्या चल रहा है यार, आई मीन लाइक पावर तो रहना चाहिए। पर सैटरडे सैटरडे संडे इज ए नॉन वर्किंग डे इन जर्मनी, संडे स्पेशली नॉन वर्किंग डे। ओके। Oh, unless it is a ambulance or a fire emergency, no other services are considered essential services. तो अगर आग लग गया यानी तो तुम मर रहे हो ना, तब जाके लोग लोग तुमको एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ओके। But it is common sense that electricity, okay, internet, then this fire, okay, and healthcare are all essential services. आजकल इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कुछ भी नहीं चलता है, वाईफाई के बगैर, इंटरनेट के बगैर कुछ भी नहीं चलता है, स्पेशली इन अ डेवलप्ड कंट्री लाइक जर्मनी कुछ भी नहीं चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था वो दिन में। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को, बाय द वे, electricity and railways are privatized
in Germany. जर्मनी जैसे देश में अगर इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट अगर प्राइवेटाइज्ड है, इंडिया में जो प्राइवेटाइजेशन होता है, ये ध्रुव राठी और बाकी लोग इतना उछलते क्यों है? मतलब आयरलैंड में भी प्राइवेटाइजेशन है, मतलब काफी हद तक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बहुत सारे हैं, यू कैन चूज बेसिकली। ठीक है, आई थिंक जर्मनी में भी यही है। इंडिया में ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि मतलब बहुत सारे जगह पे चूज का ऑप्शन नहीं है। उड़ीसा में तो मैं जहाँ पे हूँ, मेरे पास चूज का ऑप्शन नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइज्ड हो गया है, टाटा पावर को चला गया है टू एन एक्सटेंट, लेकिन हर स्टेट में प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है। हाँ, गवर्नमेंट आई थिंक स्टिल हैज सम स्टेक्स एटसेट्रा। लेकिन हाँ, जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा था लोग इसको इतना अपोज कर रहे थे। अब देखो जर्मनी जैसे कंट्रीज में भी प्राइवेटाइजेशन है। तो एनीवेज, तो हाँ, तू प्राइवेट सप्लायर तेरा है, राइट? प्राइवेट सप्लायर मेरा था। मैंने उसको 1 महीने पहले ही नोटिफिकेशन दिया कि भाई मैं जून 1 को एक्चुअली शिफ्ट होने वाला हूँ। मेरा कनेक्शन पुराने अपार्टमेंट में काट के नया कनेक्शन एक्चुअली सप्लाई काट के उधर इधर अपार्टमेंट का मीटर को सप्लाई दो करके मैं उसको क्लियरली बोला था 1 महीने पहले। उस बंदे ने बनाया मेरे वास्ते एप्लीकेशन और बोला ओके फाइन, तुम उधर जब मूव हो गया इलेक्ट्रिसिटी होगा, बोला था मेरे को बंदे ने। मैंने बोला हाँ ओके फाइन, कोई नहीं। तो इधर आया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और मैं देखा हूँ अपने सर्विस प्रोवाइडर का पोर्टल में, ऑनलाइन पोर्टल में, वो स्टिल इन प्रोसेसिंग है, एग्जीक्यूटेड नहीं है वो एक्चुअली, वो चेंज जो है। तो मैं उसको फोन करा, कोई उठाया नहीं सैटरडे। और इधर जो है बिल्डिंग का एक डिफॉल्ट सप्लायर रहता है, ओके। आई मीन जिसका अपना खुद का सप्लायर है वो एक्चुअली उस डिफॉल्ट सप्लायर के ओवर टेक ओवर करके खुद का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ले सकता है। यानी तो if you don't have your own electricity supplier, you can go with the building's default supplier and pay electricity bill to him. Okay, वो मतलब चलेगा। कोई दूसरा दूसरा कंपनी, तुम्हारा बिल्डिंग में दूसरा कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी था, तो तेरा जो पहले का कनेक्शन था वो दूसरे कंपनी का था। एग्जैक्टली exactly, हाँ। हाँ। हाँ, तो तू उसको बोला था कि तू ट्रांसफर कर दे मेरे में, और उसने हाँ, प्रोसेस नहीं कर पाया। वो प्रोसेस नहीं कर पाया मेरा, ओके, मेरा बंदा। हम्म। तो मैं उसको कॉल करा, वो नहीं उठाया। इस बंदे को कॉल करा, बिल्डिंग के बंदे को, वो भी नहीं उठाया। ओके, क्योंकि सैटरडे की इवनिंग था, कोई वर्किंग नहीं थे। ऐसे अरे हम्म। इलेक्ट्रिसिटी एसेंशियल होता है भाई, एसेंशियल। ओके। सो सैटरडे हम्म। कोई भी नहीं था। संडे तो बिल्कुल कोई भी नहीं, कुछ भी ओपन नहीं रहता संडे। Sundays are like ghost towns in Germany. You will see literally no people, no vehicles, nothing on the road. Okay, और shops दुकान बंद बाजार रहते, सब, सब सारे ग्रोसरी सब बंद रहते हैं। सब अरे इस सब पे मैंने वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी बनाया भाई, मेरे यूट्यूब चैनल में पड़ा है, कोई देखेगा। व्हाई आर शॉप्स क्लोज्ड इन जर्मनी ऑन संडे? भाई मतलब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। ठीक है भाई, दारू सिवाय, मिलता है लेकिन मिल्क नहीं मिलेगा। हाँ, सिवाय रेस्टोरेंट्स और कियोस्क जो है ना, कुछ भी नहीं मिलेगा। Kiosks are like 7-Eleven for US residents, just to say, yeah. You just have those open on Sundays, but you don't have groceries, you don't have literally anything, okay? तो हम्म। संडे के दिन भी मैं कुछ कॉल नहीं कर पाया। मंडे के दिन मैंने कॉल किया अपने लैंडलॉर्ड को और बोलता हूँ भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ओके। तो और ये लैंडलॉर्ड दो को दिन सैटरडे क्यों नहीं किया? तो सैटरडे लैंडलॉर्ड को फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा लैंडलॉर्ड जो है एक रियल एस्टेट कंपनी है, ओके, तो वो भी हम्म। कंपनी है, तो इट्स नॉट वर्किंग ऑन सैटरडे। तो ये है वाह। प्रॉब्लम। या मतलब तू सैटरडे घर पे पहुंच गया, लेकिन तेरे पास कांटेक्ट करने के लिए किसी को कुछ नहीं है, तो सैटरडे संडे 2 दिन तू ऐसे अंधेरे में सोया है। हाँ, अपने 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 नेबर्स के पास गया मैं। फॉर्चुनेटली मेरे फ्लोर पे 5 अदर इंडियन स्टूडेंट्स है जो रह रहे हैं एक्चुअली। उनका पढ़ाई इधर इधर के यूनिवर्सिटीज में कर रहे हैं। तो उन लोगों के पास गया, खटखटाया मैं डोर, बोला भाई ये सिचुएशन है मेरा, प्लीज थोड़ा चार्ज करवा मेरा फोन्स। फोन्स में भी चार्ज नहीं है, 3% था जब मैं इधर आया, नेविगेशन करवा करवा के। तो उधर जाके चार्ज चार्ज के वास्ते भीख मांगा मैं, और उधर चार्जिंग लगाया। और मेरा अपार्टमेंट में गर्म पानी नहीं है, बाहर है 10 डिग्री, ओके। 10 डिग्री 12 डिग्री था वो दिन पे टेम्परेचर, ओके। अंदर अंदर गर्म पानी नहीं है, क्योंकि गर्म पानी भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है इस अपार्टमेंट में। जनरली ऐसा नहीं हम्म। चलना चाहिए, पर इस अपार्टमेंट में ऐसा चलता है, लेआउट ऐसा डिजाइन किया हुआ है इस अपार्टमेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो गर्म पानी भी नहीं है। भाई पानी नहीं है मेरे पास, ओके। तो उधर जाके उससे 2 बकेट पानी भी मांगा मैं। अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, 2 बकेट फिल करके मेरे को दिया है। यानी तो मैं नहा भी नहीं सकता था, ओके। नहाया और उसके बाद सोया बस। कब तक सोया मैं? 8 बजे तक सो गया, 8-9 बजे तक सो गया, क्योंकि तब तक लाइट चले गया।
तो ऐसे ही ब्रेड बटर बना लिया मैं और सो लिया। फॉर्चुनेटली समर है ये, अगर यही विंटर होता तो 4 बजे 4:30 बजे को सो जाना था मुझे, कुछ भी नहीं दिखता था, सब अंधेरा है। हाँ, क्योंकि डे लाइट समर्स में 9 बजे के बाद ही रात होती है, मतलब इवनिंग होती है 9 o'clock के बाद। और विंटर्स में 4 साढ़े 4 तक डार्क हो जाती है, मतलब डेज आर लाइक 16 आवर्स डे टाइम, 8 आवर्स नाइट। और विंटर में 16 आवर्स नाइट है और 8 आवर्स डे है, राइट। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, तो समझ था तो इतना ठंड भी नहीं होगा, वरना तेरे को हीटिंग वगैरह का भी तो प्रॉब्लम होता। इसमें शायद तो ब्लैंकेट ब्लैंकेट थोड़ा सा लगा के सो गया होगा किसी हाँ, तरीके से। ब्लैंकेट लगा के सो गया, पर डेड टायर्ड था, सो गया। मंडे के दिन मैं कॉल करा अपने लैंडलॉर्ड को, और वो बोलती है तुमको एक्चुअली बेसिक इलेक्ट्रिसिटी तो रहना चाहिए, आई विल कॉन्टैक्ट द बेसिक इलेक्ट्रिक सप्लायर। वो कांटेक्ट करी उसको, मैं वेट करा, ओके फाइन, मे बी मंडे के दिन के शाम तक सॉल्व हो जाएगा। सुबह कॉल कर, नहीं हुआ सॉल्व। ट्यूसडे के दिन मैं फिर अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर को कॉल करता हूँ और बोलता हूँ भाई मेरा पावर दो भाई, ये पावर है प्लीज। हाँ, वो बंदा बोलता है हमने रिक्वेस्ट लगा दिया है उधर के बेसिक इलेक्ट्रिक सप्लायर को कि उसका मीटर को हम टेक ओवर करें, पर उसने हमको अब तक रेस्पॉन्स नहीं दिया है। सो वी विल गिव यू हिज नंबर, बेसिक इलेक्ट्रिक सप्लायर नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट दैट कंपनी डायरेक्टली। मैं बोला दो, दो वो नंबर दो, मैं लेता हूँ उससे नंबर और उसको कॉल करता हूँ। वो बंदा बोलता है इधर का बेसिक इलेक्ट्रिक सप्लायर, वो बंदा बोलता है एक्चुअली जो मीटर जो है, वो मीटर प्रीवियस टेनेंट जो ये अपार्टमेंट में रहता था उसके नाम पे रजिस्टर्ड है, और उस बंदे ने 3-4 महीने का बिल्स जो है डिफॉल्ट किया है, तो इसीलिए हमने मीटर वाह। को तो इसीलिए हमने मीटर को लॉक कर दिया। तो मैं बोलता हूँ मेरे भाई मैं तो नहीं हूं ना वो टेनेंट, में नया हूँ हुआ यार, अरे क्या चूतिया इंसान है तू। मैं पूछा उसको, तो बंदा बोलता है ऐसा नहीं है, लेट अस एक्चुअली रजिस्टर द मीटर इन योर नेम अगेन। मैं पूछता हूँ भाई मेरे को भरना है क्या वो बिल, मैं नहीं भर सकता हूँ। बंदा बोलता है नहीं नहीं, तो वो प्रीवियस टेनेंट को हम लोग नोटिस भेज देंगे, पर अब तुम्हारे नाम पे रजिस्टर करेंगे। तो ये कम्युनिकेशन मैं करता हूँ, और वो बंदा बोलता है ओके फाइन, मेरा डिटेल्स पूरा ले लेता है और बोलता है तुम्हारे पास एक टेक्नीशियन आएगा जो वो मीटर को अनलॉक कर देगा, लॉक से अनलॉक कर देगा। तो मैं वेट करता हूँ, कुछ रेस्पॉन्स नहीं। ओके, नेक्स्ट डे मैं अपने लैंडलॉर्ड को फोन करता हूँ, वेडनेसडे। ओके, सो मतलब सैटरडे, तेरा सैटरडे संडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के दिन के मॉर्निंग आई कॉल माय लैंडलॉर्ड एंड से देखो, तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कांटेक्ट यू डिड विद द बेसिक इलेक्ट्रिक सप्लायर, पर उससे मैं बात कर रहा हूँ, वो बंदा मेरे को ये बोलता है। तो वो बंदी मेरे को बोलती है एक्चुअली ही हैड टू रजिस्टर दैट डिफॉल्टिंग एंड ऑल विद अस, ओके, बिकॉज we are the landlords. Okay, it seems that he didn't do that with you. I mean it seems that he didn't do that with us, but he told you we will get back to you on that. मैं बोला तू अब इन्वॉल्व होने का भी कोई फायदा नहीं है, मैं खुद सॉल्व कर मतलब लिया इश्यू। तो भाई तू मंडे को, तेरे को तो काम जो दिया था करने को, तेरे को जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ उसको कांटेक्ट करना था, तो क्या कांटेक्ट किया? मुजरा मतलब मुजरा, वो करी अरे मुजरा। भाई, मुझे लगता है कि जर्मनी में जो कस्टमर सर्विस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही था, जर्मनी में कस्टमर सर्विस एक्सट्रीमली हॉरिबल है। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी एंड कस्टमर सर्विस, मतलब इतना ज्यादा खराब है। और तेरा इलेक्ट्रिसिटी क्या पोस्टपेड था, प्रीपेड था, कैसा है? वो पोस्ट पेड है कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली। बेसिस? पोस्ट पेड है। पोस्टपेड पोस्ट और पेड, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 1 साल का मिनिमम रहता है, वो ले लेने पे एट द एंड ऑफ द ईयर तुमने अगर जो तुम्हारे फिक्स मंथली बिल्स आते हैं ना, उससे तुम ज्यादा कंज्यूम करे तो ज्यादा पैसे एट द एंड ऑफ द ईयर तुमसे लेंगे, अगर तुम कम कंज्यूम करे तो वो वापस दे देंगे वो पैसे जो है, एक्स्ट्रा जो अच्छा। लिए तुमसे। तो मैं उसको वेडनेसडे के दिन मॉर्निंग फोन करके बोलता हूँ ये हुआ कम्युनिकेशन। तो उसके उससे इमीडिएटली उसके बाद ना ये बिल्डिंग का बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर से मेरे को इन्फॉर्मेशन आता है, कॉल आता है, लाइक पोस्ट लंच के टाइम पे एक बंदा आएगा टेक्नीशियन जो इसको अनलॉक करेगा, तब तक तुम घर में रहोगे क्या? मैं बोलता हूँ हाँ रहूंगा। तो मैं था घर में, वो बंदा आया, अनलॉक करा, चेक करने को बोला, इधर पावर आ गया। आने के 1 घंटे के बाद मेरे को अपने लैंडलॉर्ड से ईमेल आता है कि आज तुम्हारे घर को एक टेक्नीशियन आएगा जो एक्चुअली फिक्स कर। ओह माय गॉड। क्या चल रहा है? मतलब तू 4 दिन बिना ये इलेक्ट्रिसिटी, इट्स टू मच मैन। लाइक कैन कैन यू पुट। वेडनेसडे के शाम को मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिला फाइनली, सांस में सांस भरा मेरे को। ओके,
यानी तो मेरा वाईफाई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर वाईफाई नहीं है, चार्जिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे कुछ लीगल प्रोसीजर्स भी नहीं कर सकता हूँ मैं। एक नया सिटी को मूव होने पर एक 100 रहते हैं लीगल थिंग्स करने के वास्ते। अपने आप को रजिस्टर करना है, अपना अपना प्रीवियस सिटी से तुम डी रजिस्टर करना है, बहुत सारी चीजें अरे रहते तू हैं वो तो। सब छोड़, लीगल तो छोड़, तू खाना वाना तो नहीं बना सकता ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक हाँ कुकर वो, है। हाँ इलेक्ट्रिक कुकर, खाना भी नहीं बना पाया 4 दिन में, सिर्फ ब्रेड जैम बटर यही यही चीजों पे जिया मैं बस। खाना भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्रिसमस के टाइम मेरा जो, मैं ये चीज एक्सपीरियंस किया हूँ भाई। क्रिसमस में ऐसा होता है 23 के इवनिंग के बाद, 24, 25, 26, 27, 4 दिन पूरा मार्केट्स वगैरह सुपर मार्केट्स क्लोज रहता है। शायद 27 को इवनिंग को ओपन होती है। भाई मेरे को लगा 1 या 2 दिन छुट्टी होगा, और छुट्टी बोले तो क्या, शॉप ग्रोसरी सब थोड़ी बंद हो जाएगा। भाई घोस्ट टाउन बन गया था आके। भाई तुझे याद है हम लोग, मैं बताया था मैं तो वो तो पिज्जा है खा यार। कर आया हूँ। भाई हाँ, लंच में पिज्जा, डिनर में पिज्जा, ब्रेकफास्ट तो चलो ठीक है, कुछ भी एडजस्ट कर लिया मैंने। भाई वो मेरे को मालूम है, जर्मनी में बेसिकली यही है। एक तो मैन पावर शॉर्टेज है बहुत सारे जगह पे, पहले चीज। नंबर टू है, चीजें बहुत इनएफिशिएंट है, कस्टमर सर्विस इतना अच्छा नहीं है, मतलब और ऊपर कस्टमर से सब सर्विस, कस्टमर सर्विस लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट है भाई। ओके, नॉन एग्जिस्टेंट है। तू फोन करेगा पहला चैटबॉट आएगा। मु- ओके, तू फोन करेगा पहला चैटबॉट आएगा। कोई बंदा उठा रहा है नहीं फोन, ओके भाई, कोई बंदा उठाएगा फोन, 1 सेकंड का इश्यू है, सॉल्व कर दूंगा। ओके, कोई भी ऐसे सर्विसेज जो है, जो भी, अगर तुम इंश्योरेंस सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज को तुम सब्सक्राइब कर रहे हो, उसका अगर तुम कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट करोगे, हर चीज का एक ही है, चैटबॉट। ओके, उसको 1 एंटर करो, 2 एंटर करो, 3 एंटर करो, और उस बंदे का जो वॉइस रिकॉग्निशन एल्गोरिदम है टट्टी है। ओके, वो बंदा मेरा जर्मन नहीं समझ सकते, और उसका जर्मन मेरे को समझ में आ रहा है। वो इंग्लिश में बात करो करके मैं पूछ रहा हूँ, वो इंग्लिश भी, मेरा इंग्लिश भी समझ नहीं पा रहे। इतना क्लियरली बोल रहा हूँ मैं। ओके, मैं बगल के घर में जाके एक जर्मन से एक्चुअली बुलवाया भी, भाई ये जर्मन में बात करो। वो बात करो, वो फिर भी समझ में नहीं आ रहा वो चैटबॉट को। ओके, तो मैं क्या ही बोलूं, अब मैं सब कुछ चैटबॉट से जोड़ दिए। एक बंदा फोन उठाएगा तो 2 सेकंड में मेरा इश्यू सॉल्व हो जाएगा, पर नहीं। हाँ, नहीं नहीं, मतलब ये मैं जानता हूँ जर्मनी में, मतलब डाउन साइड में अगर हम बात करें तो मेन चीज हो गया कस्टमर सर्विस। दूसरा चीज हो गया तुम्हारा जो स्लो सर्विस, हाई नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो गया, बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी है। लैक ऑफ डिजिटलाइजेशन, मतलब हर चीज पेपर वर्क है। मतलब बैंक में जाके कोई अकाउंट ओपन करेगा, तो भाई मैं जब अकाउंट किया ओपन, ठीक है, भाई हर हफ्ते आ जाता है इतना सारा बंडल वंडल पेपर, पूरा आ जाता है बहुत मालूम है, सारे। भाई कॉन्ट्रैक्ट मतलब वॉन्ट्रैक्ट सब कुछ, हाँ। क्या, मतलब इतने सारे पेपर वर्क्स, और मतलब स, कुछ ज्यादा अजीब हो जाता है। और ऊपर से देख, मैं जब गया था ना वहां पे, मैं बैंक का कार्ड लिया था, ठीक है, स्पार्कासा का। भाई एक उसने डेबिट कार्ड दिया, और डेबिट कार्ड में तुम ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। डेबिट कार्ड में सिर्फ तुम ट्रांजैक्शन कर सकते हो एटीएम से, कैश विड्रॉल, और पॉइंट ऑफ सर्विस जो सेल होता है ना वहां पे तुम कार्ड टैप करके तुम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। मतलब कार्ड ऑनलाइन नहीं, कार्ड टैप करके तुम पॉइंट ऑफ सेल पे तुम अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हो। लेकिन मान ले मेरे को अमेजोन से कुछ खरीदना है, ठीक है, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करना है, फ्लाइट बुक करना है, तो उस कार्ड से नहीं कर सकता। वो तो है। तेरे को भाई, तेरे को उसके लिए लेना पड़ेगा एक अलग सा कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और वो उस पे चार्ज करेगा पर मंथ 900 रुपए, 9 यूरोज, ठीक है। हाँ हाँ उसका हाँ। मेंटेनेंस, मतलब मैं स्टूडेंट था तो इसलिए वो कम है, बाकी जगह तो प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए शायद वो ज्यादा चार्ज करेगा। तो हाँ, उस कार्ड से मैं फिर कर सकता हूँ तेरा ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। मतलब बेसिकली एक छोटा सा काम, मतलब मुझे लगता है दुनिया में, मुझे बाकी जगह का तो नहीं पता, आयरलैंड, फ्रांस, इंडिया, नेदरलैंड, ये 4 चीजें का मेरे को मालूम है। इन और मुझे लगता है कि बाकी दुनिया में जितने भी मिडिल इनकम और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एक्सेप्ट जर्मनी, मुझे लगता है कि उसमें तेरे को एक ही कार्ड में सारा काम हो जाता है, तो पैसा भी उठा सकता है, ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकता है। लेकिन जर्मनी अजीब है भाई, हर चीज को मतलब कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ये लोग, ओवर इंजीनियरिंग। मतलब आज के डेट पे देखना भाई, मतलब तो जर्मनी के कार्स जो हैं आज के डेट पे मार्केट लीडर्स नहीं रहे हैं, चाइनीज कार्स वो हैव तो टेकन ओवर। वो तो है भाई। लोग बीएमडब्ल्यू फोक्सवागन का, बीएमडब्ल्यू फोक्सवागन ऑडी का इतना बहुत ज्यादा बोस्टिंग करते हैं इधर भी। सिर्फ तुम एक्चुअली यू लुक एट ओनली द ब्राइट एंड कलरी पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम एंड पीपल पोस्टिंग विद देयर बीएमडब्ल्यूज एंड ऑल। ओके, एंड दिस यूट्यूब वीडियोस एंड ऑल। वही बीएमडब्ल्यू का ओनर जो है, ओके, अगर उसका कोई एक पार्ट अगर जाएगा, ओके, कुछ डैमेज होगा, कुछ होगा, उसको वो रिप्लेस करने में मौत आएगी। क्योंकि इधर जो है, ऑटोस, कार्स जो है ना,
they are like they consume money like how you need oil for fire. Okay, ऐसा 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 खत्म हो जाता एलिफेंट, है पेट। हाथी पालना जैसे। एग्जैक्टली ऐसा 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 पैसा खा जाता है ना। और इसके वास्ते कोई इंश्योरेंस नहीं है, इसके वास्ते तुमको खुद पे करना पड़ेगा हर पार्ट के वास्ते। एक 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 बीएमडब्ल्यू का एक अगर विंडशील्ड चले गया, यानी तो साइड व्यू मिरर चले गया, 500 यूरो, 600 यूरो। विंडशील्ड चले गया, 2000 यूरो। ओके, इंजन में प्रॉब्लम है, 20,000 यूरो। भाई मैं खुद एक नया गाड़ी क्यों ना ले लूं। अब ध्रुव राठी का जो आइडियल जर्मनी है, उसमें एजुकेशन वाला पार्ट मैं मानता हूँ जर्मनी में अच्छा है। बाकी सर्विसेज में तो बहुत एवरेज है, बिलो एवरेज जो भी हम बात कर रहे हैं, मतलब इंडिया से खराब है इस मामले में। भाई मतलब उसको इंटरनल। उसको उसको प्रमोट करना है जर्मनी और अपना चैनल मेनली, वो कुछ भी बोलेगा। ओके, ऑब्वियसली मैं इधर रह रहा हूँ, मैं इधर एक्चुअली एक इन्फ्लुएंसर थी इंस्टा पे जो फ्राइबुर्ग के बारे में इतना इतना अच्छा कलरफुल वीडियो बनाई कि इट इज द मोस्ट सस्टेनेबल सिटी इन द जर्मनी। इट हैज ऑलमोस्ट लॉट ऑफ यूनेस्को साइट्स एंड ऑल। हाँ, इधर जीना बहुत अच्छा है, एंड यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ सनलाइट हियर। There are some facts which she says is right. Okay, it is the best city to live. No, it is not. Okay, you don't know how high the rents are, and she's like solar panels बहुत है ये सिटी में। नहीं है भाई। तू अबे तू तू पूरा सिटी कुछ आई डोंट नो 500 स्क्वायर फीट है पूरा सिटी। उसमें 10 स्क्वायर फीट पे सोलर पैनल है, बाकी के 490 तो नहीं है ना। इट हैज द मोर भाई सोलर पैनल्स इन द सिटी। इंडिया में तो सोलर पैनल का अभी तक लार्जेस्ट सोलर एनर्जी फार्म एक बन रहा है इंडिया में। मतलब आई थिंक इंडिया में काफी तरक्की हो रहा है। जर्मनी, आई थिंक इट्स वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज नाउ इन अ डिक्लाइन, लाइक पूरा यूरोपियन जो चीजें हैं, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि दे हैव अटेन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जो हमें पहुंचने में शायद अगले 20 साल लग जाएंगे, 20-25 साल तो जरूर लगेंगे। वी आर स्टिल फार बिहाइंड इन दैट सेंस। लेकिन देखो, जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के एस्पेक्ट में वी आर ऑलमोस्ट 10 years बिहाइंड। इंडिया इज 10 years बिहाइंड जर्मनी। ओके, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बोले तो क्या मतलब, हमारा तो पेमेंट सिस्टम्स वगैरह इंडिया में अच्छा है, ठीक है, हमारा पेमेंट इज इंटरनेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है। मतलब टेक्नोलॉजी एजेंट तो क्या बोल रहा है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी हो गया, हैवी मशीनरी हो गया, इस टाइप का या क्या? हाँ हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेवी मशीनरी, एंड आई डोंट नो, जस्ट स्पीकिंग फ्रॉम क्वालिटी, ओके, ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन जर्मनी, दे आर हैविंग फार मोर सुपीरियर क्वालिटी एंड फार मोर टेक्निकल फीचर्स इन कंपैरिजन टू व्हाट इंडिया कैन ऑफर। ओके, वी हम्म। आल्सो we also produce such we also produce such products, बट वो जो है 6 महीनों में तुमको डिफेक्ट्स आ जाएंगे, तुमको फिर जाके रिपेयर हम्म। करवाना पड़ेगा, यानी तो नया प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। क्वालिटी इज नॉट दैट हाई। ओके, to reach हम्म। that level of quality of products, it's really tough. Okay, for India, because we don't have regulations like how Europe does. Okay, that's the हम्म। minus. But the plus is you can freaking set up a company within 1 to 2 years in India and come to a good level of sale and make it even like within 5 years or 5 to 8 years a unicorn also, because there's such kind of massive accelerated investment and encouragement हम्म। in India. Okay, new हम्म। ideas. That's the advantage, because there's not much checks going on. सेम चीज तुमको इधर करना है, तुमको एटलीस्ट 10 से 15 20 साल लग जाएंगे वो बहुत एक ज्यादा कंपनी। रेड टेप्स है, मतलब ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेप्स जर्मनी में बहुत है। तो एग्जैक्टली। वैसे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में वैसे जर्मनी इंडिया से हायर रैंकिंग करता है, जो जनरली लोग देखेंगे। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में बहुत सारे फैक्टर्स को ये लोग कंट्री मतलब ध्यान से लेते नहीं है। और आज के डेट पे अगर देखोगे, स्पेशली टेक स्टार्टअप्स की मैं बात करूं, टेक स्टार्टअप्स में इंडिया हैज ओवरटेकन जर्मनी, लाइक दैट्स फ्रांस ट्रू। में, मतलब आई मीन टेक स्टार्टअप्स के मामले में मैं देख रहा था, इंडिया वर्ल्ड के टॉप 100 कंपनीज अगर मैं बात करूं, टेक कंपनीज खास करके, तो उसमें जर्मनी का कोई भी कंपनी टॉप 100 में आता ही नहीं है। मतलब सैप, आई थिंक इट वाज रैंक्ड सम 110 to 150 इन दैट कैटेगरी, सैप। लेकिन मोस्टली इट्स डोमिनेटेड बाय यूएस, चाइनीज कंपनीज, इजरायली यूएस, चाइनीज कंपनीज, एंड इंडिया। इंडियन कंपनीज, इजरायली कंपनीज। भाई इजरायली कंपनीज आर वेरी वेयर्ड भाई। फाइवर, वीक्स, भाई क्या क्या ये लोग बना देते हैं भाई। एक छोटा सा देश भाई में। इसराइल के बारे में इस पॉडकास्ट में बात करो, अपने व्यूअर्स पूरे मार देंगे जी। ओके, क्योंकि पूरा पॉलिटिकल स्टैंड एंड ऑल चल रहा है ना अपनी छुतिया पर। पॉलिटिकल क्या, लेट्स कीप असाइड पॉलिटिक्स, मतलब ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजिकली नहीं, तो तू दे हैव बोलेगा। 90 यूनिकॉर्न्स भाई।
हाँ ठीक है, मैं उस मैं पर बात नहीं करता। तो तू बोलेगा अब उनको पास 90 यूनिकॉर्न्स है, बहुत अच्छा चल रहा है, they'll be like, viewers will go like, तुमको मालूम है कैसे है व्यूअर्स का माइंडसेट? ओके, वो बोलेंगे यू आर सपोर्टिंग इसराइल, यू आर एक्चुअली एंटी पैलेस्टाइन एंड नहीं, चल नहीं, चल चल मत मत चल, कर। मैं ओके, इजराइल को हटा ही देता हूँ और बाकी करते हैं। चलो जर्मनी में हेल्थ केयर के बारे में बात करते हैं। और इस पॉडकास्ट का अगर पार्ट टू हमें निकालना है, तो व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट है, इफ यू लाइक दिस डिस्कशन, ऐसे बकचोदी थोड़ा लाइट कन्वर्सेशन वाला है, तो you can comment below if you want the second part of this podcast. I think this is going to be very useful for people who are planning to come to Germany. ठीक है, और किसी को अगर यहाँ पे जर्मनी में ऑलरेडी है एंड दैट फ्रस्ट्रेटेड, I think this video is going to be slightly like a venting of your frustrations. हम लोग गुरु वेंट कर रहा है अपना frustrations, ठीक है। If you resonated with some of his frustrations out there, then do comment. हम लोग सिर्फ एक और चीज के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, क्योंकि पॉडकास्ट बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, 1 आवर हो चुका है ऑलमोस्ट। हेल्थ केयर के बारे में बात कर ले, मतलब कि मेनली अपॉइंटमेंट्स वगैरह कैसा है हेल्थ केयर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? healthcare in India is far superior to compared to Germany. Okay, in order to become a doctor in Germany, you need at least 10 to 12 years of education, training, and practice, basically, to get to a good level of expertise where you can set up, your own credentials in a big hospital or have your own practice. Okay, so this is the reason why there's a declining number of doctors in Germany also. लोग इतना पढ़ना नहीं चाह रहे. Okay, so इसीलिए there's understaffing of doctors in Germany, because of which they are not able to provide appointments. So if you want to go and visit a doctor, you cannot just drop by. Okay, there are no open appointments or open visitations or consulting sessions. Okay, with doctors, you have to book an appointment either via telephone on their website or Google, or you need to actually schedule an appointment in their scheduling system on their website. Okay, and then go on that day at that time. Not even five to 3 minutes late. Also, you have to be exactly at that point, or be 5 to 10 minutes before that point of time. Okay, doctors are more particular about this. If you go 5 to 10 minutes late, they'll be like, "It's gone, your appointment. Book the next appointment and come next time." Okay, अभी नहीं देखेंगे. Okay, तो तेरे पास ये ही क्यों ना हो, तेरा हाथ कट गया, हर्निया हो गया, कुछ भी हो गया, उनको फर्क नहीं पड़ता है, जनरल कंसल्टेंसी जब तो जाएगा। अब उतना इमरजेंसी है तो इमरजेंसी को कॉल कर, एम्बुलेंस को कॉल कर बोलेंगे। ओके, और वो एम्बुलेंस आके तुमको पिकअप करके जाएगा ना, तुम रिकवरी में होगे तो पूरा सर्जरी हो जाएगा। उसके बाद 10 दिन के बाद तुमको लाइक लेटर आएगा, एम्बुलेंस का कॉस्ट जो है तुमको भरना पड़ेगा करके। ओके, वो मेरे साथ हुआ है इसलिए। ओके, अच्छा, एम्बुलेंस जो तू जर्मनी में जो गिर गया था, उसमें तेरे को चार्ज देना था ना? चार्ज देना था भाई? मतलब एम्बुलेंस का भी, मतलब इंडिया में तो फ्री है ये सब, मतलब बहुत सारे चीज, मतलब ऑब्वियसली मानता हूँ। मैं भी वही एक्सपेक्ट कर रहा था एक्चुअली। ओके, पर ये मेरा ये होने के 2-3 महीने के बाद चुतियापा मेरा हेल्थ जो है डैमेज होने के, वही तेरे को कॉल भी करा था मैं वो टाइम पे। हाँ ओके, हाँ, मैं जि, जि, आया था। जि, जिम में मेरे साथ चुतियापा हुआ तो मेरे वास्ते एम्बुलेंस को फोन लगाए। एम्बुलेंस बहुत जल्दी आता है, तीन तीन 2 से 4 मिनट के बीच में आ जाता है, तुम किधर भी हो सिटी में। ओके, आई थिंक आकेन बहुत छोटा है, आकेन बहुत छोटा है, इसलिए तेरा 5 मिनट में आ गया था। बट मे बी डिपेंडिंग ऑन बिग सिटीज, लाइक और तो फ्रैंकफर्ट में होता जो, या फिर बर्लिन में होता, म्यूनिक में होता, मुझे नहीं थोड़ा लगता डिले कि होता 5 मिनट है। में ओके, आता होगा। बट ठीक है, ओके, इट्स वेरी फास्ट, लेट्स से कि इट्स इंडिया से रियली फास्ट। फास्टर जल्दी आ जाता है। ठीक है, इंडिया में लेकिन आता है जल्दी, यहाँ पे जल्दी आ जाता है, बिकॉज यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक सिटी टू सिटी, ठीक है। इंडिया से हाँ बेटर ट्रैफिक कंडीशन है हाँ, यहाँ का जो बिग सिटीज में, ठीक है। बट एनीवेज, तो आ ही जाता है, जल्दी आ जाता है, ब्राइट साइड, लेकिन इट्स नॉट फ्री। इट्स नॉट फ्री एग्जैक्टली। तो मुझे मुझे दो इवन दो इफ यू तीन हैव महीने हेल्थ इंश्योरेंस। नहीं, वो कवर नहीं करता एम्बुलेंस का फी को, तो इसीलिए। वाह, वाह, हाँ, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस तो अभी महीने का कितना देता है हेल्थ इंश्योरेंस? अभी तो मेरा 13% है जो मेरा ग्रॉस सैलरी का है, तो विच ग्रॉस सैलरी विल। का 13% तो देता है सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में? एक सेकंड ग्रॉस सैलरी का 7%, आई थिंक। हाँ, 7, 13 नहीं, 7%, 7 या 6% ऐसा रहता है। एम्प्लॉयर कुछ देता है क्या? एम्प्लॉयर खुद देता है, वही वही पूरा टैक्सेस में कट जाता है ये पूरी चीज। मतलब टोटल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस तेरा कंट्रीब्यूशन मिला के कितना होगा, अप्रोक्सीमेट अमाउंट अगर तू बात करेगा? वही बोल रहा हूँ मैं। ओके, वो जो है आई थिंक 330 यूरो और समथिंग रहता है पूरा मिला के। 30,000, 32,000?
हाँ रुपया। मतलब हाँ। तू 30,000 से 32,000 रुपए एक महीने का तू इंश्योरेंस कॉस्ट भर रहा है, जबकि इंडिया में एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस जो है 30,000 में आ जाता है। साल का। साल का, साल का। हाँ और हाँ, इंडिया में जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें बहुत सारी चीज कवर नहीं होता है। इमरजेंसी चीजें मेनली कवर होता है, आईसीयू वगैरह। और बाकी कुछ 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 चीजें कवर्ड होते हैं। लेकिन तो 30,000 तू बोल रहा है, तो जर्मनी में महीने का दे रहा है, एक साल का तू 3.5 4 लाख दे रहा है। ठीक है। और उसके बाद तेरे को सर्विसेज में एम्बुलेंस इंक्लूडेड नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन का इंक्लूडेड होगा शायद। वो हो गया, वो है। नॉर्मल कंसल्टेंसीज इंक्लूडेड है, और आई मीन कंसल्टिंग सेशंस इंक्लूडेड है, एंड इमरजेंसी रूम का जो भी है वो इंक्लूडेड है, और all the kinds of surgeries also included. I mean, I think there are special regulations for cancer and all, but that I have to look into. I don't have any idea. I don't want to also have any idea. And गुड। yeah, वहाँ पे बाय and द वे यूरोप में कैंसर रेट्स आर वेरी हाई, जस्ट टू लेट यू नो। that's आयरलैंड में तो true. खास करके सबसे पर कैपिटा कैंसर रेट आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, आयरलैंड में। मेनली जो है ये आता है कि क्योंकि सनलाइट का डेफिशिएंसी की वजह से, मोस्टली ये इसी की रीजन से लोगों को एलर्जीज भी आते हैं, स्किन एलर्जीज एंड स्किन कैंसर्स बहुत कॉमन है इधर, वो देखा हूं मैं एक्चुअली। पर हाँ, दैट्स एक्चुअली गोइंग ऑफ द टैंजेंट, ओके। बट द पॉइंट इज, जो चीजें इंक्लूडेड नहीं है वो है कॉस्मेटिक सर्जरीज, ओके, एंड डेंटल रिलेटेड स्टफ, ओके। डेंटल रिलेटेड स्टफ एंड कॉस्मेटिक सर्जरीज तुमको खुद पे करना पड़ेगा, एंड एम्बुलेंस कम्यूटिंग ऑल्सो तुमको खुद पे करना पड़ेगा, ओके। तो रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, ओके। इवन फॉर डिलीवरीज एंड I mean pregnancies and deliveries also, everything is included in your health insurance. मतलब तो 30,000 32,000 तो अपफ्रंट भर ही रहा है ना, मतलब हर हर महीना। तो मतलब तू जाए डॉक्टर के पास नहीं जाए, दैट डजंट मैटर, यू हैव टू पे 30,000 32,000 रुपीज पर मंथ, राइट? मेनली प्रॉब्लम अंडर स्टाफिंग की वजह से कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलता है, तो अपॉइंटमेंट कितना है? मतलब मान ले तेरे को अभी पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो तू तो डायरेक्ट जाके उठ के जा नहीं सकता, क्योंकि वो तो इमरजेंसी में, इमरजेंसी जाएगा तो इमरजेंसी में तेरे को चार्ज भी लगाएंगे ना। हाँ। इमरजेंसी का तो चार्ज होता है ना, ऐसा नहीं कि तू इमरजेंसी। इमरजेंसी इमरजेंसी अगर तुम एम्बुलेंस बुलाओगे तो एम्बुलेंस का चार्ज रहेगा, पर नॉर्मली तो इमरजेंसी ऐसे ही चले जाएगा, फिर भी कोई चार्ज नहीं रहेगा। अच्छा, इमरजेंसी का वैसे चार्ज नहीं रहेगा? नहीं नहीं। तो अच्छा, मान ले तेरे को मतलब तेरा हड्डी में पेन है, तो वो तो इमरजेंसी में नहीं आता है, नहीं। मतलब नहीं आएगा। तो तेरे को एक ऑर्थो के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, राइट? और तो तो तेरे को औरतों के डॉक्टर के पास जाने के वास्ते पहले तुमको अपने जनरल जनरल फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा। जनरल फिजिशियन एक्चुअली तुमको एक प्रिस्क्रिप्शन देगा, भाई तेरे को एक स्पेशलाइज्ड सर्जन चाहिए जो है ऑर्थोपेडिशियन, तो ऑर्थोपेडिशियन का रेफरेंस लेटर देगा। वो रेफरेंस लेटर लेके तुमको एक्चुअली ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना पड़ेगा। तो अब वो बंदा तेरे को एक्सेप्ट करके तेरे को जो भी है कंसल्टिंग और ट्रीटमेंट एंड सर्जरी कुछ भी करेगा। पहली चीज ये है कि जनरल फिजिशियन के साथ अपॉइंटमेंट मिलने में बहुत टाइम लगता है। कितना टाइम? अभी मेरे को हुआ है, ओके। आई मीन डिपेंड्स, फिर भी ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बिकॉज दिस आर ऑल प्राइवेट प्रैक्टिसेस, ओके, जो जनरल फिजिशियंस है, ओके। सम ऑफ देम आर हैविंग a long list of clientele, and they have a minimum of appointment waiting period of 3 to 5 weeks, okay. Some of थ्री them, टू फाइव वीक्स वाह। yeah, some of them are very small and they don't have much clientele, so अगर तुम आज बुक करोगे तो कल भी तुम जा सकते हो, ओके। पर वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, ओके। आफ्टर यू गेट दैट, you when you go to the guy, when you go to the orthopedician, yeah, then when you show him that guy will, when you show him that certificate, okay, that transfer certificate from the general physician, that guy will give you one more appointment, and that is really low। उसके बाद से ओ, 3 महीने या 2 महीने के बाद भी अपॉइंटमेंट देगा बंदा। मतलब जनरल प्रैक्टिशनर या जनरल फिजिशियन जो है, उसका अपॉइंटमेंट वो भी लग सकता है, मतलब एक महीना लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। लेकिन जो स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट है वो मंथ्स, लाइक 3 मंथ्स 6 मंथ्स 18 मंथ्स। यार सेम प्रॉब्लम आयरलैंड में भी है भाई, मतलब ये पूरा मुझे लगता है जो वेस्टर्न सिस्टम है, ये हेल्थ केयर के मामले में, ये लोग ये जो रैंकिंग जो पब्लिश करते हैं, मुझे लगता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो केयरफुली चेरी पिक करते हैं। और मुझे ऐसा मेरे को पर्सनली फील होता है, मतलब तू जितना भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ेगा उसमें ऐसा तेरे को आएगा कि इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो यूरोप से खराब है, ज्यादातर तू स्टैटिस्टिक्स रैंकिंग्स में देखेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में एक रूरल हेल्थ केयर और अर्बन हेल्थ केयर, उसमें बहुत मैसिव डिफरेंस है।
राइट। दैट्स ट्रू। अगर अगर मतलब क्योंकि इंडिया का 60% पॉपुलेशन अभी अभी भी रूरल एरिया में रहता है, तो इसीलिए हमारा जो क्यूमुलेटिव स्कोर आता है ना जो हेल्थ केयर का, वो काफी खराब हो जाता है। लेकिन इट अगर इज कोई it's like averaging 1, 2 and 2000. Okay, you will not get the right average number. Okay. राइट एवरेज नहीं, लेकिन अगर मैं सिर्फ एप्पल्स एंड एप्पल्स को कंपेयर करूं, ठीक है, लाइक इंडियन अर्बन सिटी, जैसे जैसे तू हैदराबाद में रहता है, ठीक है, कोई पुणे में है, ठीक है, कोई भुवनेश्वर में है, कोई अगर वहां पे हेल्थ केयर की मैं बात करूं, और वहीं पे मैं जर्मनी का कोई एक सिटी ले लूं, लाइक बर्लिन हो गया, म्यूनिक हो गया, इवन कोलोन हो गया, ठीक है, Oh, Indian उसके cities साथ are अगर, far, far better. That हाँ, इंडियन sense. सिटीज आर फार फार बेटर, कहने का सेंस ये है। ओवरऑल इंडिया और ओवरऑल जर्मनी को कंपेयर करना बहुत इट्स नॉट फेयर, बिकॉज आई थिंक मोर देन 70%, 75% जर्मन पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरियाज, क्योंकि जर्मनी इज हेविली इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड अर्बनाइज्ड। तो Yes. इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन को अगर हम जर्मनी के अर्बन पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करेंगे, इंडिया स्टैंड्स आउट, मेरा ये मानना है। आई थिंक आई डोंट नो इफ देयर इज एनी स्टडी, हम लोग अगर, क्योंकि ज्यादातर स्टडीज ये क्या करते हैं, पूरा ओवरऑल इंडिया को एवरेज आउट करते हैं, ओवरऑल जर्मनी को एवरेज आउट करते हैं, तो हम लोग उसमें काफी पीछे आ जाते हैं। आई थिंक देयर शुड बी ऑन स्टडी टू एक्चुअली डू लाइक एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, इंडियन अर्बन हेल्थ केयर सिस्टम वर्सेस जर्मन अर्बन हेल्थ केयर सिस्टम। एक एग्जांपल तुमने अपने ही फ्रेंड के बारे में बोला था जिसको एक्चुअली पेट दर्द था और उसने एक्चुअली दिल्ली को फ्लाइट बुक करके उधर जाके उधर हाँ यार, ये तो आयरलैंड में केस हुआ था भाई, मेरा ही फ्लैटमेट था भाई, वो मतलब ऐसा था कि डबलिन में जब था, उसका ऐसा था कि उसको हार्निया था, ठीक है, और उसको डॉक्टर के पास गया, जनरल फिजिशियन ने बोला कि सर्जरी शायद करना पड़ेगा, बट उसके लिए तेरे को जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, जो भी गैस्ट्रो का जो भी सर्जन है, उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तेरे को पहले अल्ट्रासाउंड करना है। तो उसने लिख के दिया कि इसको अल्ट्रासाउंड करो, फिर उसके बाद रेफर करेगा तेरे को जो भी गैस्ट्रो का जो हार्निया का सर्जरी होगा। तो यार, जो है अपॉइंटमेंट आया जो अल्ट्रासाउंड का, 3 वीक्स, भाई 3 वीक्स का अल्ट्रासाउंड का अपॉइंटमेंट आया, ठीक है, और ये बंदा पहले दिन लिक्विड में रहा हार्निया में, ठीक है, सेकंड डे में भी लिक्विड में रहा, तीसरे दिन इससे पेन रहा नहीं गया, भला कि भाई 3 महीने 3 हफ्ते बाद मेरा अगर आता है भाई जो अल्ट्रासाउंड का स्केड्यूल, फिर उसके बाद ऑपरेशन तो उसके 3 महीने बाद भी हो सकता है, तो भाई 4 महीने में क्या करूंगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने अगले दिन का फ्लाइट बुक किया दिल्ली को, डबलिन टू दिल्ली, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है बट ठीक है, वाया लंदन है, वो गया, उसको लगा 17-18 आवर्स, पहुंच गया दिल्ली में, ठीक है, और वहां पे फोर्टिस हॉस्पिटल में उसने अपना एनरोल कर दिया, 3 दिन में उसका हो गया भाई ऑपरेशन हर्निया। 1 हफ्ता घर में रहा, ठीक है, वो पंजाब से बंदा, तो 1 हफ्ता उसने घर पे रहा, वापस उसके बाद डबलिन, मतलब 3 हफ्ते में ही वॉज बैक टू वर्क विथ ऑल हिज सर्जरीज एंड एवरीथिंग डन, दैट टू विद अ चीपर कॉस्ट, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर चीज फ्री होता है हेल्थ केयर में, मतलब इट्स अ मिथ कि मतलब हेल्थ केयर सब कुछ फ्री होता है, ठीक है, इट्स बेटर देन यूएस, क्योंकि यूएस इज एक्सट्रीम एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, लेकिन यूरोप इज स्टिल बेटर इस मामले में, बट इट्स नॉट एज गुड एज यू वुड थिंक। अब जरूरत के टाइम पे अगर हेल्थ केयर काम नहीं आता तो क्या मतलब, मरने के बाद थोड़ी एग्जैक्टली। मतलब। या अभी मैं जिस घर में हूँ भाई, एक का तो हिप इम्प्लांट करना है उसको सर्जरी, 5 साल वेटिंग किया उसने, 5 साल हिप इम्प्लांट सर्जरी के लिए, ठीक है, 5 साल में उसको नहीं मिलता, ठीक है, वो आयरलैंड में उसको नहीं मिलता, उसने क्या किया, वो बोला कि मैं अपने उसने उसने डिसेबिलिटी अलाउंस क्लेम किया कि बिकॉज ऑफ दिस मोबिलिटी आई एम नॉट एबल टू गो टू वर्क, तो उसने डिसेबिलिटी अलाउंस जब क्लेम किया 7-8 महीना, फिर उसका एप्लीकेशन फास्ट ट्रैक हुआ कि हाँ, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ हिप इम्प्लांट तो वो मूव नहीं कर सकती है, शी इज डिसेबल, दैट इज प्रिवेंटिंग हर टू वर्क। फिर उसको एक अपॉइंटमेंट मिला, अच्छा ये आयरलैंड में नहीं मिला, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में नहीं मिला उसको, अपॉइंटमेंट मिला नॉर्दर्न आयरलैंड, बेलफास्ट, मतलब 5 साल बाद, ठीक है। तो दिस इज द हेल्थ केयर सिस्टम, जो अच्छा इज वाला रियली पार्ट है, रियली स्लो एंड आउटडेटेड आई फील। मिसलीडिंग, आई थिंक द स्टैटिस्टिक्स इज वेरी मिसलीडिंग, मेरे को ऐसा लगता है। दैट्स ट्रू। मतलब यहाँ पे तुम ब्लड टेस्ट करने जाओगे तो तुम्हारा रिपोर्ट 7 दिन बाद आएगा, मतलब इंडिया हाँ, में एक ही दिन में आ जाता है, मतलब बेसिक ब्लड टेस्ट में बात कर रहा हूँ, मतलब नॉट लाइक स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट वगैरह, इसकी भी बात भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब तो ब्लड शुगर हो गया तो भाई, एक दिन ये सब बोल चीजें। रहा मुझे 2 घंटे में मिल गया डायग्नोस्टिक सेंटर में गया मैं।
अरे तू हैदराबाद में रहता है ना, मैं जैसे बालेश्वर में स्मॉल टाउन में रहता हूँ। अब भुवनेश्वर वगैरह रहेगा या सिटी में रहेगा तो तेरे को सेम डे मिल जाएगा। छोटे टाउन में भी ऐसा होता है ना कि ये लोग ब्लड सैंपल्स वगैरह भेजते हैं नियर बाई सिटीज में, तो हाँ, अगले होता दिन है। आता है तेरे को। हाँ, अगले दिन आता है, वो भी रिपोर्ट तेरे को व्हाट्सएप कर देंगे भाई। यहाँ पे हाँ, तेरे को रिपोर्ट बहुत बार होगा कि रिपोर्ट तेरे को देंगे नहीं, तेरा रिपोर्ट जीपी को देंगे। मतलब यहाँ पे जो सिस्टम है ना, मतलब I don't personally like it. If anyone is watching, like, मतलब मुझे किसी को और लगता है कि डिफरेंट, कि लाइक हाँ यहाँ पे सिस्टम अच्छा है, डू कमेंट बिलो और लेट मी नो कि लाइक हाउ इज द जर्मन सिस्टम बेटर देन इंडियन। अगर आप एग्री करते हो उस वो भी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। सो एनीवेज, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड डिस्कशन। वी विल डू ए पार्ट टू इफ कभी और दिन बैठ जाएंगे, क्या है, घर की खेती है, कभी भी बैठो बकचोदी करो। क्या बोलता है गुरु? Yeah, yeah, true. But let's see how our viewers like this discussion. This is not just venting out, but it's also about discussing the stark realities. Okay, and Hmm. if you like this, we can even discuss or bring in other guests also from other countries as well. Okay, and Hmm. we have a pretty good circle here in Europe actually, so we can even bring native German people also onto the calls, and we can have a good discussion. And depends basically what do you guys want as viewers. Let's see Hmm. where it goes. Okay, this is our first video, so we are just hoping, keeping fingers crossed. Yeah, fingers crossed. Hope you like this video. See you in the next podcast in the future. Thanks. Yeah.